ये मेरी शादी की पहली रात थी और मैं अपने जानी दुश्मन के घर में था। तभी वो नौकर बिना इजाजत सीधे कमरे के अंदर चला आया। उसे पूरा यकीन था कि यह घमंडी लड़की मुझ जैसे एक मामूली और ठुकराए हुए इंसान को कभी हाथ भी नहीं लगाएगी, क्योंकि मैं तो बस एक नाम की शादी का जरिया था। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि अंदर आते ही उसे क्या दिखने वाला है। वो मगरूर औरत मेरी बाहों में बेहद सुकून से सो रही थी। अचानक कमरे की तेज लाइट जल उठी। मेरी आंखें अब भी पूरी तरह खुली भी नहीं थी कि एक छोटे से नाजुक हाथ ने तुरंत मेरी आंखों को ढक लिया। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? दादी जी ने। चले जाओ यहाँ से। टॉन मॉकचू ने अपना सिर ऊपर उठाया। बड़ी साहिबा, क्या आप दादी जी के हुक्म के खिलाफ जा रही हैं? तुम्हारे इस शोर की वजह से मेरे पट्टी की नींद खराब हो गई है। यह कहकर वो दोबारा मेरे पास आकर सिमट गई। टॉन मॉकचू का चेहरा जलन और गुस्से से बिगड़ गया। बड़ी साहिबा, दादी जी ने मुझे बेडशीट बदलने के लिए भेजा है। उसकी उस कड़वी आवाज से परेशान होकर मैंने चिढ़कर अपनी भौहें सिकोड़ दाच ली। अपनी आदत के मुताबिक करवट लेते हुए मैंने उस मुलायम बदन को अपनी बाहों में समेट लिया। अचानक मेरी आंखें खुली और मैं तुरंत होश में आ गया। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और ये औरत कौन है? आई एम सॉरी। वह बेबसी से उठकर बैठ गई। घर के नौकरों को तमीज नहीं है, उनकी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई। इस लड़डीएचकी की आवाज इतनी मीठी कैसे हो सकती है? मुझे लगा जैसे मेरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई हो। लेकिन रुको, कल रात की यादें धीरे धीरे मेरे दिमाग में आने लगी। मेरे पिता ने मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई थी और उसके बाद लोग मुझे उठाकर यहाँ ले आए। उसके बाद की मेरी यादें बस एक औरत पर आकर रुक गईं और सब कुछ धुंधला हो गया। एक मामूली और कमजोर इंसान भला क्या कर सकता है? वो कोई हंगामा खड्डा नहीं कर सकता। बड़ी साहिबा, दादी जी ने मुझसे कहा था कि उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। तुम्हें क्या लगता है कि कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ? क्या हम दोनों बस अपनी अपनी जगह सो रहे थे? अगले ही पल वह सीधे खड़ी हो गई। अब क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और बचा है? कमरे में मौजूद हर शख्स सब कुछ समझ गया था। इस वक्त सबूत को देखकर टॉन मॉकचू पूरी तरह टूट गया। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बड़ी साहिबा तो अपनी बेरुखी और ठंडे मिजाज के लिए जानी जाती है। वो खुद आगे बढ़कर किसी को गले कैसे लगा सकती है, और वो भी इस मामूली और अनजान मर्द को? अब जब सब कुछ देख लिया है तो जल्दी से बेडशीट बदलो। मेरे घर में बेकार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आखिरकार कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। मैंने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ डेस लिया। मेरे पास बैठी वह औरत मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर मुझे देखने लगी। क्या हुआ? कल रात की सारी बातें भूल गए क्या? मैं कुछ देर सोचता रहा और आखिरकार मैंने हकीकत को स्वीकार कर लिया। जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। मुझे इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर और मुश्किल से यह बात कहते सुनकर उसका मूड काफी अच्छा हो गया। उसने मुझे दोबारा बेड पर खींच लिया। मैं बिना कोई शक पैदा किए थोड़ा पीछे हट गया तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान थी और वह सीधे मेरे और करीब आ गई। तुम मेरे लिए जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? भले ही तुम्हें को फैमिली के लोगों ने यहाँ भेजा है, लेकिन अभी के हालात को देखकर क्या मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? उसने अपनी ठुड्डी पर उंगली से धीरे धीरे टैप किया। उसका यह सोचने का अंदाज बेहद खूबसूरत था। इसके बाद उसका छोटा सा चेहरा धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। अभी कुछ देर पहले तुम्हें मुझे सीधे बाहर नहीं फेंकवा देना चाहिए था। उसकी वो जादुई हंसी मुझे बेचैन और शर्मिंदा कर रही थी। मैं उससे दूर हटने की कोशिश कर रहा था और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं बेड के बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुका हूँ। मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं पीछे की तरफ गिरने लगा। उसी पल उसने फुर्ती से अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुझे थाम लिया। हम दोनों बेड के पास बिछे हुए कारपेट पर एक साथ गिर पड़े। हमारे बीच की दूरी अचानक खत्म हो गई और हमारी नाक एक दूसरे से छूने ही वाली थी। मुझे लगा कि मेरा दिल सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने घबराकर दूर हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक शरारती मुस्कान थी। उस वक्त मैं पूरी तरह बेबस हो गया और चुपचाप उसके नीचे दबा रहा। वह मेरे सीने से लगकर धीरे धीरे हंसने लगी। कुछ देर बाद वह उठी और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींचा। बुद्धू, कल रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया था। अभी जो कुछ भी हुआ वह इसलिए था क्योंकि मुझे मालूम था कि दादी जी मुझे फंसाने की कोशिश करेंगी, इसलिए मैंने यह सब पहले से प्लान कर रखा है। तुम सच में ये सोच रहे थे कि हमारे बीच कुछ हुआ है? मैंने अपना सिर खुजलाया। शर्मिंदगी से मैंने कहा, आई एम सॉरी। मुझे हालात का अंदाजा नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे एक बड़ी राहत महसूस हुई। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी। या फिर तुम्हें लगा है कि हमारा इस तरह साथ होना लोगों के बीच गलत फहमी पैदा कर सकता है? उसका यह अंदाज बेहद दिलकश था। तुम्हारे पिता ने मेरे साथ डील फाइनल कर ली है। अब से तुम कुछ वक्त के लिए मेरे अंडर रहोगे। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने हमेशा चुपचाप सब कुछ सहा, मार भी खाई और दर्द को बर्दाश्त किया, लेकिन आखिर में मुझे यहाँ भेज ही दिया गया। मेरा दिल बिल्कुल उदास हो गया। आने वाले दिनों में मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। बस मेरे साथ रहो और मेरे मर्द बनकर रहो। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं बाहर खुद मेहनत करके जीना चाहता हूँ। मेरी अपनी कुछ सीमाएं हैं। मैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहता। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने तो बस तुम्हें अपनी दादी के सामने मेरे पति का नाटक करने के लिए कहा है। मैं वादा करती हूँ, जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या आप सच कह रही हैं? मुझ जैसी लड़की कभी झूठ नहीं बोलती। अगर ऐसा है तो क्या आप मेरी कॉलेज की फीस भर सकती हैं? फीस? वह हैरान रह गई। क्या तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, मैंने अभी अभी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास किया है। कौन सी यूनिवर्सिटी? और तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? मैंने बड़े गर्व से जवाब दिया, वेस्ट यूनिवर्सिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। को लैंग ही को वाकई इस बात से हैरानी हुई। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई से जुड़ी जो भी मुश्किलें हैं उन्हें मैं खुद संभाल लूंगी। यह सुनते ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा और मुझे चैन मिला। आखिरकार मैं कॉलेज जा सकूंगा और अपनी पसंद की चीजें सीख सकूंगा। मेरे सामने खड़ी डिठी इस औरत ने जैसे मेरी पूरी दुनिया को रोशन कर दिया था। इस पल मैंने उसके खिलाफ अपनी सारी नाराजगी छोड़ दी और मेरा दिल थैंकफुलनेस से भर गया। मैंने उससे पूरी ईमानदारी से वादा किया, निश्चित रूप से मैं आपके साथ पूरा को ऑनब्रेट करूंगा और आपके लिए कोई मुश्किल कटड़ी नहीं करूंगा। लेकिन को लैंग ही ने यह सुनकर अपना सिर हिला दिया।
ऐसा नहीं चलेगा, मुझे तुम्हारा इतना सीधा होना पसंद नहीं है। ज्यादा सीधे लोगों को दुनिया आसानी से परेशान करती है। सीधा होना सही नहीं है, लेकिन बचपन से मेरी दादी हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं प्यारा नहीं हूँ। अपनी औकात में रहकर ही दूसरों का दिल जीता जा सकता है। मेरे मर्द को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, इस बात को याद रखना। अगली बार जब तुम दूसरों के सामने जाओ तो अपना असली रूप दिखाना। इसको फैमिली के घर में उस नौकर टॉन मॉकचू से सावधान रहना। ठीक है, अब आराम करो, गुड नाइट मेरे मिस्टर सो। मैं चुपचाप सीधे लेट गया। उसके इतने करीब होने की वजह से या फिर उस मिस्टर सो नाम की वजह से मेरे कान तुरंत गर्म हो गए। हिलो मत, चुपचाप सो जाओ। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि मुझे ज्यादा सीधा होने की जरूरत नहीं है। सो थान कोलैंगी ने बेबसी से एक ठंडी सांस ली और मेरे बालों को सहलाया। मैंने तुम्हें अभी जो सिखाया तुम उसी का इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर रहे हो, बदमाश। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी रात जाकर बिताने के लिए खुद को तैयार कर लिया। लेकिन अगले ही पल मैं गहरी नींद में सो गया। अगले दिन जब सूरज काफी ऊपर आ चुका था, मैं बेड पर उठकर बैठ गया। कल रात की बातें याद करके मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। मैं सच में एक औरत के साथ बेड शेयर कर रहा था और उसका नकली पति बनने के लिए तैयार हो गया था। तुम सच में बहुत गहरी नींद सोते हो। बेड पर उस निशान को देखते ही वह नौकर वहीं जम गया। उसकी आंखों की नफरत अब जलन में बदल चुकी थी। मैं जल्दी से बेड से नीचे उतरा। गुड मॉर्निंग, मुझे जगाने के लिए आने का शुक्रिया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब तो तुम इस घर के दामाद बन चुके हो। मिस्टर सो, आपकी शादी का पहला दिन है। को फैमिली के नियमों के मुताबिक नए दूल्हे को खुद अपने हाथों से डाइनिंग टेबल पर सूप लेकर जाना पलटी टेस्ट है। मैं फ्रेश होकर किचन में गया। वहां सूप उबल रहा था, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा। पूरे किचन में कपड़ा या ग्लव्स जैसी कोई चीज नहीं थी जिससे गर्म बर्तन को पकड़ा जा सके। आप इसे ले क्यों नहीं जाते? ये बहुत गर्म है। अगर नहीं ले जा सकते तो इस घर से बाहर चले जाओ, यही यहाँ का नियम है। मैं जैसे ही हाथ आगे बढ़ाने वाला था, मुझे उसकी बात याद आ गई। ज्यादा सीधे लोगों को दुनिया आसानी से परेशान करती है। मैंने अचानक अपना सिर उठाया। सूप सर्व करना नौकरों का काम है, तुम्हें यह करना चाहिए। एक मामूली और छोटे परिवार से आने वाले लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि इस घर में कदम रखते ही तुम सबके बॉस बन गए हो? उसने मेरे बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। मैं और को लैंग ही अभी बस एक नाटक कर रहे थे, इसलिए मुझे बर्दाश्त करना था ताकि उसे कल रात की सच्चाई का पता न चले। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। मुझे खामोश देखकर टॉन मॉकचू को लगा कि मैं डर गया हूँ, इसीलिए वह और ज्यादा हावी होने लगा। चुपचाप इस सूप को उठाओ। हमेशा की तरह मैं उसकी बात मानने ही वाला था कि तभी को लैंग ही की वो सुस्त आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। मेरे मर्द को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, मैं इसे नहीं उठाऊंगा। अगर तुम्हारा हाथ जल गया तो? टॉन मॉकचू ने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली। उसने जबरदस्ती मेरा हाथ उस गर्म बर्तन की तरफ खींचना शुरू कर दिया। अब सब खत्म हो गया। क्या वह सच में मेरा हाथ चलाने जा रहा था? तुम तो बस एक नाम के मोहरे हो। तुम्हें क्या लगता है कि बड्डी साहिबा तुम्हें सच में अपनी जान मानती है? तभी एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। जो टॉन मॉकचू अभी तक घमंड दिखा रहा था, उसे थान सुओंग ने अपनी ताकत से रोक दिया था। उसका चेहरा डर से सफेद पर डीडीएच गया था। इसके बावजूद उसकी आंखों में मेरे लिए साफ नफरत दिख रही थी। मैं अपनी भौहें सिकुड़ते बिना नहीं रह सका। थान, तुम ठीक हो ना? जब मैंने मना करते हुए सिर हिलाया तो उसने टॉन मॉकचू की तरफ बेहद ठंडी नजरों से देखा। थान सुओंग ने बिना किसी एक्सप्रेशन के टॉन मॉकचू को छोड़ दिया। बड़ी साहिबा, ये दादी जी का भेजा हुआ आदमी है, इसके हाथ साफ नहीं है, इसे वापस भेज दो। थान सुओंग की आवाज में कोई फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश थी। मिस्टर टॉन, प्लीज आप यहाँ से जा सके हैं। टॉन मॉकचू ने गुस्से से थान सुओंग की तरफ देखा। मैं वापस नहीं जाऊंगा। वह फर्श पर गिर बैठा। मैंने नीचे देखा, उसका हाथ मेरी कमर पर था और मुझे अपने बदन में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। ऐसे लोग असल में बस इतने ही कमजोर होते हैं। मैंने दादी जी का भरोसा जीतने के लिए कितनी मेहनत की थी ताकि यहाँ आकर को लैंग ही पर नजर रख सकूं। अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। नहीं, मैं इस हार को स्वीकार नहीं कर सकता। बड़ी साहिबा, अगर आपने मुझे वापस भेजा तो दादी जी मुझे नौकरी से निकाल देंगी, मुझे मालूम है। लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? वैसे अभी तुमने कुछ कहा था ना? तुमने कहा था कि मैं थान को अपनी जान नहीं मानती। सही कहा ना? बाहर लोग कहते हैं कि को फैमिली की बड़ी बेटी का मिजाज पल पल में बदलता है। वह बेहद जिद्दी है और हमेशा अपनी मर्जी की मालिक है। उसके विदेश में रहने के दिनों को लेकर भी कई तरह की बातें मशहूर थीं। बड़ी साहिबा, मैं दादी जी का आदमी हूं। आपको मुझे निकालने का कोई हक नहीं है। उसका यह रूप देखकर मेरा बदन अनजाने में ही कांप उठा। क्या तुम मुझसे डरते हो? मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन मैं उसके अंदर से निकलने वाले उस खतरे को महसूस कर सकता था। मुझे बचपन की एक बात याद आई जब मैंने एक बिल्ली पाली थी। एक बार जब एक कुत्ता उसे परेशान कर रहा था तो मैंने डंडे से उस कुत्ते को भगा दिया था। उसके बाद से वो बिल्ली मुझे देखकर हमेशा छिप जाती थी। बाद में वह दादी जी की पालतू बिल्ली बन गई और उनके पास जाकर लाड जताने लगी। उसने अपना सिर उठाया और मेरे चेहरे की तरफ देखा। इस लाड डेचके के अंदर भी शायद एक छुपे हुए शिकारी की फितरत है। मैं एक ही गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी। मैंने उसकी नजरों को महसूस किया और अपना सिर झुकाकर सीधे को लैंग ही की तरफ देखने लगा। मेरी आंखों में कोई डर या भीख नहीं थी, बस एक अजीब सी उलझन थी। उसका दिल एक पल के लिए तेजी से धड़का। मैं बस चुपचाप खद्दा रहा। वह अपने पैरों की उंगलियों पर थोड़ी ऊपर उठी और उसने धीरे से मेरे गाल को छू लिया। को लैंग ही का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। मुझे एहसास हुआ कि अचानक मेरी जिंदगी में आया यह मर्द मेरी सोच से कहीं ज्यादा स्पेशल है। वह न सिर्फ मेरे गुस्से को शांत कर सकता है, बल्कि उसके साथ रहने से मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है। शायद मुझे सच में उससे प्यार होने लगा है। अगर वह भी मेरे साथ पूरी ईमानदारी से रहने के लिए तैयार है तो मैं इस रिश्ते को हमेशा संभाल कर रखूंगी। तभी को लैंग ही के पास मान क्यू का एक वीडियो कॉल आया। क्या तुम आज रात आ रही हो?
मेरी बहन वापस आ गई है। इनर अपने साथ एक बेहतरीन वाइन की बोतल लाई है और उसने कहा है कि आज रात हम इसे ओपन करेंगे। क्या तुम आओगी? मान क्यू ने को लैंग ही की तरफ थोड़ा मजाकिया अंदाज में देखा। तुम सच में बहुत बदल गई हो। को लैंग ही मुस्कुराई और उसने फोन काट दिया। फिर उसने मुझसे लापरवाही से पूछा, क्या तुम मुझसे डरते हो? मैंने अपना सिर झुका लिया और समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मुझे मालूम है कि को लैंग ही मुझसे क्या सुनना चाहती है, लेकिन फिर भी मैं खुद को पूछने से नहीं रोक पाया, क्या मेरे लिए सच बोलना जरूरी है? को लैंग ही मेरी इस बात पर हंस पड़ी और उसने मेरा हाथ पकड़ खींच लिया। क्या हुआ? क्या तुम अभी भी मुझसे झूठ बोलना चाहते हो? मुझे सच में यह मर्द पसंद आने लगा है। उसे अपने पास रखना बुरा नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि उसे उस बिल्ली की तरह नहीं बनना चाहिए। मुझे डर है कि क्या मुझे इस बुद्धू को एक और मौका देना चाहिए या नहीं। उसकी आंखों की गहराई में एक पल के लिए ठंडी खामोशी छा गई, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद आगे बढ़कर उसके छोटे से हाथ को मजबूती से थाम लिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे से आपसे न डरूं। को लैंग ही एक पल के लिए हैरान रह गई। वह मुझसे डरता है लेकिन न डरने की पूरी कोशिश करेगा? यह भला कैसा जवाब हुआ? उसे काफी देर तक खामोश देखकर मुझे लगा कि शायद वह नाराज है। मुझे मालूम है कि आप मेरी मदद कर रही हैं और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की हैं। मुझे आपकी गाइडेंस की जरूरत है। मैं एक अच्छे दामाद का रोल निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज आप नाराज मत होइए मिस को लैंग ही ने मुझे गले से लगा लिया। मेरी सांसों की गर्माहट ने उसके अंदर के सारे तनाव को पल भर में दूर कर दिया। क्या आज रात बाहर घूमने चलोगे? उसने अचानक पूछा। इस वक्त मेरे दिमाग में कोई और बात नहीं आ रही थी। मुझे महसूस हुआ कि जब भी मैं को लैंग ही के करीब होता हूं मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन मुझे इस फीलिंग से कोई नफरत नहीं थी। शायद इसलिए क्योंकि उसका गले लगाना मुझे बहुत सेफ महसूस कराता था। कुछ मिनटों के बाद चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला। अपने सामने इतने सारे महंगे कपड़े थे और एक्सेसरीज देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। तुम खुद अपने लिए चूज कर लो, आराम से सिलेक्ट करो, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें लेने आती हूँ। वह ये कहकर चली गई, लेकिन उसके कदम हमेशा से थोड़े तेज थे और उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। को लैंग ही मुझे किसी बेहद फॉर्मल पार्टी में नहीं ले जा रही थी, बल्कि यह बस इनर के एक क्लब में दोस्तों की एक छोटी सी मुलाकात थी। चेंजिंग रूम के दरवाजे पर वापस आते हुए उसके चेहरे पर एक उम्मीद थी। भले ही रूम में मौजूद वो सारे कपड़े ढीठिए जल्दी में अरेंज किए गए थे और उसने खुद उन्हें सिलेक्ट नहीं किया था, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि थान जो कुछ भी पहनेगा उसमें वह बेहद हैंडसम लगेगा। हालांकि कमरे के अंदर का नजारा देखकर वो हंसे या रोए उसे समझ नहीं आया। मैं सोफे पर उदास बैठा हुआ था। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आई मैंने पीछे मुड़कर बेबसी से उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया? थान सुओंग जरा रुको। मैंने निराश होकर अपना सिर झुका लिया। थैंक यू मिस को, ये सारे कपड़े बहुत खूबसूरत हैं और मुझे बहुत पसंद आए हैं। वह धीरे धीरे मेरे करीब आई और उसने बड़े प्यार से पूछा, तो फिर तुमने इन्हें पहना क्यों नहीं? मैं और ज्यादा असहज हो गया। मैं इन शानदार कपड़ों के डिजर्व नहीं करता, मैं इनके लायक नहीं हूं। को लैंग ही ने अपनी भौहें सिकोड़ दस ली। लायक नहीं हो? आखिर वो कैसे लोग हैं जिन्होंने इसे इस तरह की सोच के साथ पाला है? तुमसे किसने कहा कि तुम इसके लायक नहीं हो? क्या दादी जी ने ऐसा कहा? सच तो यह है कि मेरे घर के हर इंसान ने मुझे बचपन से यही सिखाया है। मेरी दादी, मेरे पिता और यहां तक कि आंटी डुओंग ने भी। वो हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं दुनिया की अच्छी चीजों के लायक नहीं हूं। वो कहते थे कि एक मर्द को खुद के दम पर मजबूत होना चाहिए, उसे इन बाहरी और दिखावे की चीजों की जरूरत नहीं है। इसलिए बचपन से ही मैंने खुद को समझाया कि मुझे हमेशा सबकी बात माननी चाहिए और दूसरों को खुश रखना चाहिए। मैं खुद को इन महंगी चीजों के लायक नहीं समझता था, इसलिए मैंने कभी हुआ चिंकीत के साथ किसी चीज के लिए मुकाबला नहीं किया। अगर तुम्हारे जैसा हैंडसम मर्द भी इन कपड़ों के लायक नहीं है, तो इस दुनिया में कोई भी इन कपड़ों को पहनने के लायक नहीं है। तुम इसके हकदार हो। अगर तुम नहीं तो और कौन होगा? थैंक यू मिस को, मैं समझ गया। नहीं, तुम कुछ नहीं समझे। तुम दिखने में इतने हैंडसम हो और तुम्हारा नेचर भी कितना अच्छा है। तुम इतने हैंडसम हो कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। को लैंग ही मुझसे ये सारी बातें कहना चाहती थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि इतने सालों के दबाव की वजह से मेरे दिमाग में जो हीन भावना बैठ चुकी है वह बस कुछ बातों से दूर नहीं होने वाली। और वह इस तरह की फिल्मी और रोमांटिक बातें करने में माहिर भी नहीं थी, इसलिए वह खामोश रही। इसे ट्राई करके देखो, उसने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा। मेरे सिर हिलाने के बाद को लैंग ही समझदारी दिखाते हुए पीछे मुड़ गई। क्या यह पसंद आया? कौन सा वाला? मिस को की चॉइस बहुत अच्छी है। ये ड्रेस बहुत कंफर्टेबल और साफ सुथरी है। ये एक ऐसा स्टाइल है जो मैंने पहले कभी नहीं पहना। लेकिन मेरी दादी हमेशा कहती थी कि अगर मैं ऐसे कपड़े ढीरे पहनूंगा तो बहुत बुरा दिखूंगा। वो कहती थी कि मैं कुछ भी पहन लूं, कभी राजकुमार जैसा नहीं लग सकता। मैं को लैंग ही के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता था, इसलिए मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि मैं साइड वाले रूम में जाकर अपने कपड़े के चेंज कर लेता हूं। वो डार्क कलर की टी शर्ट जो तुम पहनकर यहां आए थे वो गंदी हो चुकी है, और तुम्हारे रोज पहनने वाले कपड़े यहां कोई लेकर भी नहीं आया है। यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे शीशे के सामने ले गई। तुम खुद शीशे में देखो कि तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। वह लड्डेचको की तारीफ करने में ज्यादा अच्छी नहीं थी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट साफ दिख रही थी।
मैंने शीशे की तरफ देखा और उसमें दिख रहे इंसान को हैरान होकर निहारने लगा, जबकि उसकी नजरें पूरी तरह मुझ पर टिकी हुई थीं। वह बहुत खूबसूरत थी और शीशे में दिख रहे मेरे अक्स को बेहद संजीदगी से देख रही थी। क्या वह सचमुच यह मानती है कि मैं इस सब के लायक हूं? यह सोचते ही मेरा ध्यान खुद पर गया और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं मिस को के चुने हुए इन कपड़ों के सचमुच लायक हूं। मिस को, क्या आप मेरे लिए शूज सिलेक्ट करने में भी मेरी मदद कर सकती हैं? को लैंग ही अपने पैरों पर थोड़ी ऊपर उठी और उसने मेरे गाल पर एक छोटा सा किस किया। यह तुम्हारी मदद के बदले मेरा थैंक यू गिफ्ट है। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझसे इस तरह के काम करवा सके। लेकिन जब उसने देखा कि मैं हैरान होकर अपना गाल छिपा रहा हूं तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। सब कुछ सेट होते होते रात हो चुकी थी, लेकिन को लैंग ही को कोई जल्दी नहीं थी। उसने तो थान सुओंग से कहकर एक हेयर स्टाइलिस्ट को भी बुला लिया ताकि वो मेरे बालों को सेट कर सके। मिस को सब हो गया है। को लैंग ही ने कंप्यूटर से अपनी नजरें हटाई और जब उसने मुझे पूरी तरह तैयार देखा तो उसकी आंखों में एक हैरान करने वाली चमक आ गई। थान, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। पता नहीं क्यों जब भी को लैंग ही मेरी तारीफ करती थी मुझे उसकी हर बात सच लगने लगती थी। पहले जब भी हुआ चिंकीत का बर्थडे होता था तो घर पर हमेशा स्टाइलिस्ट आकर उसके बाल सेट करता था और वह महंगे कस्टमाइज्ड सूट पहनता था। मैं उस वक्त बस दूर से देखकर यह सब विश करता था। थान, चलो चलें। मिस्को ने मेरे लिए जो कपड़े टीट है और शूज चुने थे वो बहुत ही क्लासिक थे और मेरी गड्डी भी बहुत शानदार थी। मुझे बहुत ज्यादा ऊंचे सपने नहीं देखने चाहिए वरना लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। मैं बार बार खुद को यही समझा रहा था। इसी सोच में डूबे होने की वजह से मैं को लैंग ही की बात ठीक से नहीं सुन पाया। वहां जाकर उस मान क्यू नाम की लाड डिकी के ज्यादा करीब मत जाना। जैसे ही हमने वीआईपी रूम का दरवाजा खोला, एनर शैंपेन की बोतल ओपन कर रही थी। देखते ही देखते शैंपेन का झाग सीधे को लैंग ही के कपड़ों पर जाकर गिरा और वह पूरी तरह भीग गई। लैंग ही, तुम आ गई। को लैंग ही ने मुझे सहारा दिया और मैं साइड वाले सोफे पर बैठ गया। इस कम कैपेसिटी वाली लाड की एनर को इतनी शराब किसने पिलाई? इसे इस कदर नशे में धुत कर देना भी अपने आप में एक टैलेंट है। वहां मौजूद बिडेज को लैंग ही के कपड़ों को खराब होते देख रही थी, लेकिन किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे उस वक्त सीधे जाकर उसके सामने खड्डीरे नहीं हो जाना चाहिए था क्या? अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने तुरंत अपना कोट उतारा, आगे बढ़ा और उसे उसके कंधों पर डाल दिया। मेरा यह फैसला बहुत क्विक था और अपना काम करके मैं तुरंत एक तरफ जाकर खड़ी देता हो गया। कमरे के एक कोने में बैठी एक औरत जोर से हंस पड़ती। क्या ये को फैमिली की बड्डी बेटी का नया पेट है? को लैंग ही ने अपनी भौहें सिकोट डाली, लेकिन उसने कोई पलटवार नहीं किया। बस एक बार मुद्दा कर मुझे देखा। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो और मैं चुपचाप एक कोने में खद्दा रहा। मान क्यों? तुम अब हद पार कर रही हो। वह मुझे अपने पास बिठाना चाहती थी, लेकिन मैंने धीरे से उसका हाथ हटा दिया। को लैंग ही को इस तरह इग्नोर किए जाने पर भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसकी नजरें मुझ पर टिक गईं और इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही जांच परख थी। तो को फैमिली की बड्डी बेटी को इस टाइप के लाड डच के पसंद है? को लैंग ही ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उसका चेहरा अब गंभीर हो चुका था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सोफे के बिल्कुल सेंटर में लाकर बिठा दिया। उसने मेरे लिए शराब की जगह फ्रेश जूस मंगवाया। ये बिल्कुल फ्रेश जूस है। तुम एक मर्द होकर भी शराब पीना नहीं जानते? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझसे बात करेगी। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। हेलो, मुझे शराब पीना नहीं आता। मान क्यू ने जब मेरा चेहरा करीब से देखा तो उसने को लैंग ही की तरफ देखकर अजीब सा मुंह बनाया। इतना हैंडसम लड़के का तुम्हारे हाथ लग गया, यह तो सरासर बर्बादी है। मैं घबराकर इस बात को क्लियर करना चाहता था, लेकिन मान क्यू का पूरा ध्यान अब मुझ पर ही था। मैं और को लैंग ही एक ही उम्र के हैं और हम बचपन से ही एक दूसरे के राइवल रहे हैं। हर चीज में हमें एक दूसरे से आगे निकलना होता था, चाहे स्कूल में टॉप करना हो, स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीतना हो, स्कॉलरशिप हासिल करनी हो या फिर कोई बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट हो। हमने कभी एक दूसरे के सामने हार नहीं मानी थी। अब मेरा ध्यान को लैंग ही के पास खड़े उस लड़के पर टिक गया था। पहले की सभी लड़ाइयों में मैं हमेशा को लैंग ही के सामने कमजोर साबित हुई थी, लेकिन इस सीधे साधे और मासूम लड़के को देखकर मेरे अंदर उसे को लैंग ही से छीनने की इच्छा जाग उठी। मान क्यू ने मेरी तरफ एक नजर देखा और कहा, बड़ी मुश्किल से तुमने किसी को अपने साथ बाहर निकाला है, क्या इसका इंट्रोडक्शन नहीं करोगी? को लैंग ही ने ठंडी सांस ली। ठीक है, ये मेरा मंगेतर है। ये कहकर उसने बहुत ही नेचुरल तरीके से मेरा हाथ थाम लिया। वहां मौजूद हर शख्स एक पल के लिए सन्न रह गया। इसके बाद कमरे में हैरान होने की आवाजें गूंज उठी। ट्राई हिन एक जलन से भरी बिल्ली की तरह अपनी जगह पर उछल पड़ी। लॉयर हा ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और जमीन पर गिरा अपना चश्मा उठाया। मूक त्यू त्यू ने अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को दिलासा दिया। एनर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। मान क्यू को इस बात का अंदाजा पहले से ही था, इसलिए उसने अपनी छोटी बहन की तरफ हमदर्दी से देखा। खुद मान क्यू भी इस बात को सुनकर हैरान रह गई और उसके मुंह से बिना सोचे समझे यह चैलेंज निकल गया, तुम्हारे जैसी लड़की का भी कोई मंगेतर हो सकता है? उसने को लैंग ही के बिगड़ते चेहरे को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। क्या उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। अगले ही पल को लैंग ही ने गुस्से में मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरे कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाकर कहा, कार में मैंने तुम्हें क्या समझाया था? तुम सब कुछ भूल गए क्या? मेरा दिमाग उस वक्त पूरी तरह सुन्न हो चुका था। भूलने की तो बात ही दूर थी, सच तो यह था कि मुझे उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दी थी। मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि शायद मैंने कोई बड़ी गड़बड़ कर दी है। मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। मैं घबराकर तुरंत वहां से निकल गया।
कोलैंग ही ने मेरी पीठ की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। यह नजारा देखकर मान क्यू ने चिढ़कर अपना मुंह बना लिया और कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मान क्यू ने ताना मारते हुए कहा, इस तरह का दिखावा करना कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। खुद को और शर्मिंदा मत करो। बचपन से साथ पले बड़े दोस्तों के सामने यह पहली बार था जब कोलैंग ही सच में बहुत ज्यादा गुस्से में थी। लेकिन मान क्यू ने अपने लाल होंठों को सिकोड़ते हुए कहा, शर्मिंदगी? बस ये देखना है कि क्या तुम खुद को साबित करने का कोई मौका देती हो या नहीं। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मेरे जाने के बाद कोलैंग ही मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मान क्यू से लगभग भिड़ गई थी। मैं वॉशरूम में आ गया। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था, सिर घूम रहा था और मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। यह प्रॉब्लम शायद तब से शुरू हुई थी जब कोलैंग ही पहली बार मेरे करीब आई थी, या फिर शायद उस पहली रात की मुलाकात के बाद से ही मुझे यह बीमारी लग गई थी। छू बड़ी साहिबा, अब इस बात को छिपाने का क्या फायदा? यहाँ कोई बाहर का इंसान नहीं है। मैं यहाँ ज्यादा लोगों को नहीं जानता था, लेकिन यह आवाज मेरे लिए बहुत पहचानी हुई थी। ये हुआ चिंकीत था। कल तुम्हारी सगाई होने वाली है ना? हाँ, इसीलिए तो सगाई से पहले मैं अपनी बैचलर लाइफ के इस आखिरी वक्त को पूरी तरह एंजॉय करना चाहता हूँ। हुआ चिंकीत तो आंटी ह्यान की बेटी को पसंद करता था, तो फिर वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या मुझे कोई गलत फहमी हुई है? मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली और सांस रोककर धीरे धीरे वॉशरूम के केबिन की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन मेरी हैरान करने वाली चीख रुक नहीं पाई। वहां कौन है? मैं मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन केबिन का दरवाजा जोर से खुला। हुआ चिंकीत बस मेरे करीब पहुंचने ही वाला था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुआ चिंकीत चिल्लाया और उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत और गुस्सा साफ दिख रहा था। क्या तुम इस इंसान को जानती हो? ये बस एक मामूली और बेकार सा लड़का है। मिस चू, आप फिक्र मत कीजिए। आज रात की बात ये बाहर किसी से कहने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन ये लड़का दिखने में काफी अच्छा है। चू मोंग दी को असल में मुझे पसंद करना चाहिए था, लेकिन इस लड़के को देखते ही वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। हमेशा ऐसा ही होता है। ये वही लड़का है जिसे मैंने हमेशा दबा कर रखा, और आज ये बार बार मेरे प्लान खराब कर रहा है। मिस चू, आप इन दिनों कुछ नया ट्राई करना चाहती थी ना? क्या इत्तेफाक है? क्या आप इसे आजमाना चाहेंगी? मुझे उनकी बातें पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जू मोंग दी की नजरों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने खुद से कहा कि मुझे हिम्मत रखनी होगी। बस इस कॉरिडोर के कोने से बाहर निकलते ही वह वीआईपी रूम है जहां को लैंग ही मौजूद है। अगर मैं उसके पास पहुंच गया तो मैं सेफ हो जाऊंगा। चू मोंग दी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने साइड हटकर खुद को बचाया। चू मोंग दी गुस्से में चिल्लाई, चिंकीत, आगे बढ़ो और इसे पकड़ो। मैं एक कदम पीछे हटा। मैंने तुरंत थान सुओंग के सिखाए हुए मूव्स को याद किया और उसका पैर फंसाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। यह पहली बार था जब मैंने किसी के जुल्म के खिलाफ खुद कदम उठाया था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मेरे बदन का खून खौल रहा था। मैं पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागा। मेरी सांसें फूल रही थीं और गले में एक अजीब सी कड़वाहट थी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, कम ऑन, थोड़ा और बर्दाश्त करो, बस एक बार को लैंग ही के पास पहुंच जाऊं। बहुत अच्छे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ जाओगे। उस पल मुझे लगा कि मैं इस मुसीबत से नहीं बच पाऊंगा। मेरे दिमाग में पुरानी यादें बिजली की तरह कौंध गईं, लेकिन आखिरकार वो यादें आकर को लैंग ही के चेहरे पर रुक गईं। वह औरत जिसने मेरे लिए कपड़े चुने थे, मेरा दिल किया कि वह एक बार फिर अपने हाथों से मेरे लिए कपड़े सिलेक्ट करे। मैंने खुद से एक ऐसी विश की जो मुझे खुद बचकानी लग रही थी। तभी अचानक मेरे सामने अंधेरा छा गया, लेकिन जैसा दर्द मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। मेरा सिर सीधे मान क्यू के हाथ से टकराया। उसने हुआ चिंकीत और चूमोंग दी की तरफ देखा और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें कॉलर पकड़कर बाहर खींच ले गए। क्लब की लाइटें बहुत तेज थीं। मैंने सिर उठाकर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मान क्यू की तरफ देखा। क्या मैं ब्यूटीफुल हूं? हाँ। मान क्यू की मुस्कान और ज्यादा शरारती हो गई। मैंने सुना है कि तुम आजकल लैंग ही के घर पर रह रहे हो। मेरा नेचर बहुत अच्छा है और मैं दूसरों का ख्याल रखना भी जानती हूँ, दिखने में भी सुंदर हूँ। तो फिर क्या विचार है? मेरे साथ चलो। मेरा सिर फिर से घूमने लगा। मैंने अपने हाथों से सिर को दबाया ताकि खुद को होश में रख सकूं। मेरी आवाज बहुत कमजोर थी। मिस को बहुत अच्छी हैं, ये कहते ही मुझे पछतावा हुआ। इस बात में कोई दम नहीं था। मेरा यह बेवकूफ मुंह एक अच्छी तारीफ करना भी नहीं जानता था। वह मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मुझे परेशान नहीं करती थी। उसने उन लोगों को सजा दी जिन्होंने मुझे सताया था। वह बहुत दयालु है। उसने कभी मुझ में कोई कमी नहीं निकाली, बल्कि मेरे लिए बहुत प्यार से कपड़े भी चुने। मेरी यह बात सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाता। और वहां को लैंग ही भी आ चुकी थी जो मुझे ढूंढ रही थी। उसने मान क्यू को मेरे साथ यह हरकत करते हुए देख लिया था और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह जोर से चिल्लाई, उसे छोड़ो। वाह, ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक इसका दिल पूरी तरह से नहीं जीता है। देखो, ये तो किसी को मारने के लिए हाथ भी उठा सकता है। जरा देखो, को लैंग ही ने तो बिल्कुल भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। मैं हमेशा खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था। मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। मैंने मान क्यू की बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस मेरे कानों में को लैंग ही की वो प्यारी आवाज गूंज रही थी, बुद्धू। जब हम घर पहुंचे
पहुंचे तो मैं थकान की वजह से सो गया था। उसने नौकरों से कहकर मुझे कमरे में भिजवा दिया। जब वह किसी को मेरा मुंह साफ करने के लिए बुलाने वाली थी तभी दरवाजे पर थान सुओं की दस्तक हुई। बड़ी साहिबा, सब कुछ पता चल चुका है, बताओ। पूरी कहानी सुनने के बाद को लैंग ही का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उसने अपने होंठ खींच ली। उसने खामोशी से मुझे सोते हुए देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गई। थान को इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने मुझसे एक शब्द नहीं कहा। उसकी यह खामोशी सच में दिल को दुखाने वाली थी। बड़ी साहिबा, क्या मुझे जाकर उन्हें एक बार वार्निंग देनी चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ बातों से वार्निंग देने का कोई फायदा नहीं होता, उसका कोई असर नहीं होगा। उन जानवरों को अपनी गलती का एहसास होना ही चाहिए। जब मेरी दोबारा आंख खुली तो दोपहर ढल चुकी थी। मैंने अपने भारी सिर को धीरे से सहलाया। आजकल मैं कुछ ज्यादा ही सो रहा था। मुझे लगा जैसे मैं अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त खो रहा हूं। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा तो देखा कि को लैंग ही घर पर नहीं, मैनेजर अंकल ट्रान हॉल में खड़े थे। मुझे देखते ही वह आगे बढ़े और बहुत सम्मान के साथ बोले, मिस्टर सो, बड़ी साहिबा किसी काम से बाहर गई हैं। जाने से पहले उन्होंने मुझे आपका खास ख्याल रखने का हुक्म दिया था, तो फिर मुझे अंकल ट्रान को थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, अब समझ आया कि बड़ी साहिबा आपको इतना पसंद क्यों करती है। अंकल ट्रान ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार दी है और इस दुनिया में न जाने कितने लोगों को देखा है, लेकिन आप जैसा तहजीब वाला और संस्कारी लड़का आज के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। और आपकी यह सादगी और सीधापन बिल्कुल सच्चा है। क्या मिस को मुझे सच में इतना पसंद करती है? मैंने तो आज तक बड़ी साहिबा को किसी के लिए इतना परेशान होते नहीं देखा। वह मुझे लेकर बैकयार्ड की तरफ बढ़े। वहां पेड़ के नीचे एक आरामदायक आराम कुर्सी, लेजी चेयर रखी हुई थी। जाइए, इस पर बैठकर देखिए। मैंने बड़ी खुशी से पूछा, क्या मैं सच में इस पर बैठ सकता हूँ? बिल्कुल, यह कोना खुद बड़ी साहिबा ने अपने हाथों से खास तौर पर आपके लिए ही डिजाइन करवाया है, खास तौर पर मेरे लिए। लेकिन अगले ही पल मेरे अतीत की हीन भावना एक बार फिर मुझ पर हावी हो गई। मेरी आंखें फिर से उदास हो गईं और मैंने मन ही मन सोचा, मुझ जैसे मामूली इंसान को भला इतनी अहमियत कैसे मिल सकती है? यकीनन अंकल ट्रान बस मेरा दिल रखने के लिए मुझसे यह मीठी बातें कह रहे हैं। अंकल ट्रान ने एक ही नजर में मेरे दिल की बात पढ़ ली। वह मुझे दिलासा देना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यह बात खुद को बड़ी साहिबा को ही थान को समझानी चाहिए, इसलिए उन्होंने बात का टॉपिक बदल दिया। बड़ी साहिबा बचपन में बहुत नटखट और स्मार्ट थी। उनका नेचर भी बहुत एक्टिव था। उस वक्त उन्हें प्यारी चीजें बहुत पसंद थी। घर के सारे पेट्स और कुत्ते बिल्लियों का वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। मैं उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। इसी दौरान बाहर गेट पर एक कार के हॉर्न की आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे मैन हाउस से लोग आ गए थे। लगता है वो आपको मैन हाउस ले जाने के लिए आए हैं। वहां वो लोग आपसे कुछ भी कहें, आप बस अपने विवेक से फैसला करना। जी ठीक है, थैंक यू अंकल ट्रान, याद दिलाने के लिए। मेरा यह एहसान मानना देकर अंकल ट्रान के दिल में एक हल्की सी घबराहट हुई। उन्होंने तुरंत को लैंग ही को इन्फॉर्म किया, बड़ी साहिबा, मिस्टर सो को दादी जी के आदमी अपने साथ ले गए हैं। मैंने पहले ही सुन रखा था कि को फैमिली इस शहर का सबसे बड़ा और रईस खानदान है। उनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है और उनका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। यहाँ तक कि को लैंग ही, जिसे लोग इस परिवार में ज्यादा अहमियत नहीं देते थे, उसके पास भी इतना शानदार विला था। मुझे लगा था कि को फैमिली का मेन हाउस और भी ज्यादा आलीशान और भव्य होगा, लेकिन मेरे सामने जो पुराना और ट्रेडिशनल महल जैसा घर था, उसे देखकर मैं हैरान रह गया। मिस्टर सो, हम पहुंच गए हैं। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैंने उस आदमी से पूछा कि क्या मिस को भी यहां आ रही हैं, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं थोड़ा असहज हो गया, अपना सिर झुकाया और चुपचाप उस रास्ता दिखाने वाली औरत के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगा। दादी जी, वो आ गया है, रास्ता दिखाने वाली औरत ने यह कहा और एक तरफ हट गई। पूरे आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं दरवाजे पर खड़ा था, मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। इस वक्त मैं को लैंग ही के मंगेतर के रूप में यहां आया हूं। मुझे बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना है और ऐसा कुछ नहीं करना जिससे उसकी बदनामी हो। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। अंदर आओ। उस हॉल के सबसे अंदर एक प्रेयर रूम था। दादी जी बिल्कुल बीच में बैठकर मंत्रों का जाप कर रही थी। मैंने पास में ही रखे एक खाली आसन कुशन को देखा। धीरे धीरे आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन वहां जमीन पर कोई कालीन नहीं था, बल्कि बहुत ही खुरदरी और सख्त टाइल्स थी। मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जैसे ही मेरे घुटने जमीन से छुए, उस कड़कपन की वजह से मेरे पैर सुन्न होने लगे और उनमें तेज दर्द होने लगा। मैंने अपने दांत भींचे और खुद को सीधा रखने की कोशिश की। पहले जब मैं अपनी दादी के साथ रहता था तो वह भी मुझे अक्सर प्रेयर रूम में बैठकर धार्मिक ग्रंथ लिखने की सजा देती थी। धीरे धीरे मुझे वो सारे मंत्र जुबानी याद हो गए थे। अब अपने घुटनों के उस असहनीय दर्द से ध्यान भटकाने के लिए मैं मन ही मन उन मंत्रों का पाठ करने लगा। इधर दादी जी का ध्यान भी पूरी तरह प्रार्थना में नहीं था। वह अपनी तिरछी नजरों से लगातार मुझे ही देख रही थी। इतनी खुरदरी जमीन पर तो अच्छे अच्छे नौकर भी ज्यादा देर नहीं टिक पाते थे, लेकिन यह लड़का अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। यहां तक कि उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। तुम काफी सहनशील हो। दादी जी ने मंत्र पढ़ना बंद किया और धीरे से अपनी आंखें खोली। असल में हम जिस लड़के को यहां लाना चाहते थे वह हुआ फैमिली का बड़ा बेटा था, लेकिन धोखा देकर तुम्हारी जगह उसे भेज दिया गया। तुम बताओ, मुझे हुआ फैमिली को क्या सजा देनी चाहिए? चाहे जो भी सजा हो, हुआ फैमिली के लिए वह पूरी तरह बर्बादी लेकर आएगी। उस दिन के बाद से मैं को लैंग ही का आदमी बन चुका था और मेरा हुआ फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रह गया था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक हल्की सी टीस उठी।
मैंने हमेशा हुआ फैमिली को अपना माना, हर मोड़ पर समझौता किया और जुल्म सहे, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ बेइज्जती, झूठे इल्जाम और धोखा मिला। बाहर के लोग मुझे बदकिस्मत, डरपोक और कमजोर कहते थे, जिससे सब नफरत करते थे। लेकिन को लैंग ही अलग थी। उसने मुझे अपनेपन की गर्माहट दी और मुझसे कहा कि वह विला ही मेरा घर है। यह सोचते ही मेरी आंखों में एक नरमी और मजबूती आ गई। मैंने सीधे दादी जी की उन पर रखने वाली नजरों का सामना किया। तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। खैर, अब तुम खड़े हो सकते हो। मुझे समझ आ गया कि पहला टेस्ट तो पास हो गया। मुझे लगा था कि शायद गलती से इसे कोई सॉफ्ट आसन मिल गया है, इसीलिए यह लड़का इतनी शांति से बैठा हुआ है। लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि यह चुपचाप अपने दांत भींचे इस दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। यह लड़का समझदार है, इसके अंदर बर्दाश्त करने की ताकत है और इसका नेचर भी अच्छा है। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद इसे बड़े काम पर लगाया जा सकता है। बच्चे, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो सीधे कह देते। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो लैंग ही आकर मेरे घर में हंगामा खड़ा कर देती। मैंने अपनी आंखों की उदासी को छिपाया और बहुत सीधेपन से जवाब दिया। यह मेरी ही गलती थी, मैंने ठीक से नहीं सोचा था। मेरा यह सीधापन देखकर उन्हें लगा कि मुझे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। सच कहूं तो तुम्हें उस हुआ फैमिली के लड़के की जगह लैंग ही से शादी करनी पड़ी। यह तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा है। मिस को बहुत अच्छी है। अच्छी? उस लड़की के पास को फैमिली की प्रॉपर्टी का कोई हक नहीं है। भले ही बाहर लोग कहते हैं कि उसके बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं, लेकिन असल में वो सब मामूली और बेकार लोग हैं जो हमारे सामने टिक भी नहीं सकते। उसकी बड़ी बहन के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। मिस को मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती हैं। युवान, क्यों ना हम दोनों एक डील कर लें। तुम मेरी साइड आ जाओ और मैं तुम्हें हुआ फैमिली से तुम्हारा हक और बदला दिलाऊंगी। इसके अलावा मेरी दूसरी बेटी के पास को फैमिली का बहुत सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी है। अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो मैं वादा करती हूं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी और तुम्हें कभी किसी चीज की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। उनकी नजर में मैं को लैंग ही को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट जरिया था, इसलिए उन्होंने जो ऑफर दिया वह काफी बड़ा था। कम से कम उन्हें ऐसा ही लग रहा था। दादी जी, अब जब मैं मिसको का आदमी बन चुका हूं तो यकीनन मेरा दिल हमेशा को फैमिली के लिए ही धड़केगा, यानी कि आपके लिए। दादी जी, वह अच्छी तरह जानती थी कि को लैंग ही और उनके बीच 36 का आंकड़ा है। यह लड़का साफ तौर पर अनजान बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसके सीधे चेहरे ने उन्हें भी उलझन में डाल दिया। वह अभी गुस्से में चिल्लाने ही वाली थी कि अचानक मैंने अपने सीने को जोर से पकड़ लिया और मेरी सांसें फूलने लगी। यह जरूर कोई नाटक कर रहा है। बड़ी साहिबा, आप अंदर नहीं जा सकती। तभी को लैंग ही दरवाजे से अंदर आई। उसने मुझे जमीन पर गिरते हुए देखा और फिर दादी जी की तरफ बेहद गुस्से और नफरत से देखा। आपने थान को अकेले मैन हाउस क्यों बुलाया? मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ कि मैंने आपको थान का टेस्ट लेने की इजाजत दी? मैं खुद पहले आकर उसे यहां से वापस क्यों नहीं ले गई? अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बड़ी बड़ी बातें मत करो, मुझे भी देखना है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। खैर, ऐसा लगता है कि यह लड़का तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब किसी के दिल में किसी को अपनी जान से ज्यादा प्रोटेक्ट करने की चाहत होती है तो उसके कदमों में एक बंधन आ जाता है और ऐसे इंसान को काबू में करना और भी आसान हो जाता है। हॉस्पिटल में हालात कुछ ठीक नहीं थे। डॉक्टर ने कहा इसके बदन में पिछले कई दिनों से एक अजीब सा टॉक्सिक एनर्जी जमा हो रहा था जो आज अचानक बाहर आया है। आप शांत हो जाइए, यह प्रॉब्लम आज की नहीं है और ऐसा नहीं है कि उस बूढ़ी औरत ने कुछ किया है। कई दिनों तक लगातार सोते रहना और थकावट महसूस होना, ये सब इसी के शुरुआती लक्षण थे। भले ही अभी यह अटैक काफी सीरियस लग रहा है, लेकिन इससे उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। शायद पिछले कुछ दिनों से यह हमेशा नींद में और खोया हुआ रहता था, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस नेगेटिव प्रेशर ने इसे अंदर ही अंदर बहुत कमजोर कर दिया था, जो आज पूरी तरह बाहर आ गया है। अच्छी बात यह है कि इसका फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत स्पेशल है और इसका दिल बहुत मजबूत है, जिसने इसके मेन सिस्टम को बचा लिया। अब यह नेगेटिव प्रेशर धीरे धीरे खुद ही खत्म हो रहा है और फिलहाल खतरा टल चुका है। मेडिकल बेड पर मैं बिल्कुल शांत लेटा हुआ था, जैसे गहरी नींद में सो रहा हूं। थान, तुम बहुत बड़े बदमाश हो। तुमने चुपके से मेरा दिल चुरा लिया। मंच गया, कमरे में आया और उसके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट्स थी। इसकी असली वजह क्या है यह मैं अभी पूरी तरह पता नहीं लगा पाया हूं। मैं बस कुछ सपोर्टिव मेडिसिन लिख रहा हूं, बाकी हमें धीरे धीरे इस पर नजर रखनी होगी। को लैंग ही ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या तुम भी इसका पता नहीं लगा पाए? हाँ, यह वाकई बहुत अजीब है, कुछ समझ नहीं आ रहा। को लैंग ही ने एक गहरी सांस ली। चाहे जो भी हो, तुम्हें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। अगर जरूरत पड़े तो अपने प्रोफेसर की हेल्प लो। मैं थान की बॉडी में ऐसा कोई भी खतरा बाकी नहीं रहने दे सकती। मैं उसे खोने का रिस्क बिल्कुल नहीं उठा सकती। को लैंग ही, क्या तुम सचमुच वही लड़की हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं... हाँ। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। को लैंग ही बेड के किनारे बैठ गई और उसकी बेहद प्यारी नजरें मेरे सोते हुए चेहरे पर टिक गई। थान, तुम मेरे लिए कोई मुसीबत हो या फिर मेरे हर दर्द का इलाज। कुछ देर बाद वह उठी और कमरे से बाहर चली गई। पूरी तैयारी कर लो, अगले 10 दिनों के अंदर हमारा पूरा प्लान एक्टिवेट हो जाना चाहिए। बड़ी साहिबा, आपने तो कहा था कि हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए। अब और वेट नहीं करना। पहले की को लैंग ही शायद पीछे हट जाती और बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अब मेरे पीछे एक ऐसा इंसान है जिसे मुझे हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। जब मेरी आंख खुली तो मैंने सीलिंग की तरफ देखा। कुछ देर सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं वापस को लैंग ही के विला में आ चुका हूं और अपने उसी जाने पहचाने और गर्म बेड पर लेटा हुआ हूं। मैंने करवट ली तो देखा कि को लैंग ही मेरे पास ही गहरी नींद में सो रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसका वो चेहरा जो हमेशा गुस्से और तनाव में रहता था, इस वक्त बिल्कुल शांत था। मैंने बहुत सावधानी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके माथे पर बिखरे बालों की एक लट को धीरे से छुआ। थान, मैंने घबराकर अपना हाथ पीछे खींच लिया और मेरे पूरे बदन में एक तेज दर्द हुआ, तो वह बस नींद में बड़बड़ा रही थी।
मैं खोया हुआ को लैंग ही के उस खूबसूरत चेहरे को देखता रहा। मेरे कानों में उसकी वो प्यार भरी आवाज गूंज रही थी। मैं जल्दी से उठा, वॉशरूम गया और अपने चेहरे पर ठंडा पानी डाला। थान, होश में आओ। पहले का मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, गलतियां करता था और हमेशा डर डर कर जीता था। लेकिन जब से मैं को लैंग ही से मिला हूं, मेरे दिल में एक ऐसी ख्वाहिश जाग उठी है जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। वह इतनी चमकती हुई और परफेक्ट है, मैं भला उसके काबिल कैसे हो सकता हूं। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी मेरा पैर पास में पड़े कपड़ों के ढेर से टकराते टकराते बचा। शायद कल रात जब वह वापस आई होगी तो बहुत ज्यादा थकी होने की वजह से उसने अपने कपड़े के यूं ही जमीन पर फेंक दिए होंगे। मिस को मेरी सोच से थोड़ी ज्यादा प्यारी है। मैं नीचे झुका और उसके कोट की जेब से गिरी एक चीज को उठाने लगा। तभी अचानक गहरी नींद से को लैंग ही की आंख खुल गई। उसने नींद में डूबी नजरों से मेरी तरफ देखा। अपनी आदत के मुताबिक मैंने तुरंत दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिए। तुम पीछे क्या छिपा रहे हो? मैंने कुछ नहीं छिपाया। अगर कोई और होता जो मुझसे बातें छिपाता या झूठ बोलता तो मैं उसे कभी माफ नहीं करती, लेकिन थान के सामने मेरा दिल पिघल जाता था। वह खड़ी हुई और मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मैं सीधे उसकी नजरों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और मैंने उस चीज को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा था। लेकिन मैं जितना उसे छिपाने की कोशिश कर रहा था, को लैंग ही उतना ही यह जानने के लिए एक्साइटेड हो रही थी कि आखिर वह ऐसी क्या चीज है जिसके लिए थान मुझसे झूठ बोल रहा है। उसने अपना साफ सुथरा हाथ मेरे सामने आगे बढ़ाया। इसे बाहर निकालो। अगर तुम खुद नहीं दिखाओगे तो मुझे खुद इसे छीनना पड़ेगा। मेरा वो इरादा नहीं था। मैंने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, मुट्ठी खोली तो देखा कि वहां एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स था। को लैंग ही ने जैसे ही उसे देखा, उसका चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। ये वही चीज थी जो मान क्यू ने पार्टी के दौरान चुपके से उसकी जेब में डाल दी थी। उस वक्त उसने बिना देखे उसे कोट में रख लिया था और उसे अंदाजा नहीं था कि वह इस तरह गिर जाएगी और थान के हाथ लग जाएगी। ये सच में बहुत अजीब सिचुएशन थी। ये छोटी मोटी चीजें अक्सर गिर जाती हैं। क्या मैं इसे आपके लिए रख दूं? को लैंग ही ने मेरे इस सीरियस चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई और उसने झटके से वह चीज मेरे हाथ से ले ली। मुझे इस तरह की चीजें अपने पास रखने की कोई आदत नहीं है। उसने ये बात बहुत सीरियस होकर कही, लेकिन मेरा दिमाग घूम चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे जेल सी हो रही है या कुछ और। बस मेरे मुंह से अनजाने में ही निकल गया। वैसे बाहर जाते वक्त ऐसी चीजें साथ रखने से इंसान थोड़ा सेफ महसूस करता है। को लैंग ही ने शरारत से मुझसे वापस पूछा, तुम्हारे इस बात को कहने का क्या मतलब है? हाँ। जैसे ही मैंने यह सुना, मुझे एहसास हुआ कि मेरे मुंह से गलत बात निकल गई है। को लैंग ही का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने अपने हाथ से मेरी आंखों को ढक दिया। थान, तुम अभी क्या कहना चाहते थे? मैंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मिस को, आई एम सॉरी। आजकल मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है और मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता हूं। मेरी आवाज में साफ तौर पर पछतावा था। कोलैंग ही ने अपनी हथेली हटाई। कोई बात नहीं, अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए थोड़ा और सो जाओ। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे सिर को धीरे से सहलाया। इतना ज्यादा सोओगे? अगर सो सोकर बुद्धू बन गए तो क्या होगा? को लैंग ही धीरे से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे इसे ठीक कर लेंगे। जब थान के बदन से यह नेगेटिव प्रेशर पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो मैं मंच गया से कहकर कुछ अच्छी टॉनिक और दवाइयां लिखवा दूंगी। यहां आओ, मैं तुम्हारी चोट पर दवा लगा देती हूं। तुम सच में बुद्धू हो? क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? इतनी चोट लगने के बाद अब अगले कुछ दिनों तक घर से बाहर मत निकलना। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। उसका दवा लगाने का तरीका बहुत ही नाजुक और प्यारा था। मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई। मैं धीरे से उठा और उसके कंधे का सहारा लेकर बैठ गया। क्या हुआ? को लैंग ही, थैंक यू, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो और तुम इस बात के हकदार हो कि मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से रहूं। अब सो जाओ, कल हमें बहुत सारे काम निपटाने हैं। को लैंग ही की आंखों में एक पल के लिए बहुत ही ठंडी और तेज चमक आई। मैं वापस बेड पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। जब को लैंग ही को पूरा यकीन हो गया कि मैं सो चुका हूं तो उसने अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकल गई। बड़ी साहिबा, हम निकलने के लिए तैयार हैं। बाहर धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था और मेरे सपने में भी बस एक गहरा और डरावना अंधेरा छाया हुआ था। एक छोटा सा कमजोर लड़का कमरे के कोने में दुबका हुआ डर से कांप रहा था और उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह अपने मुंह से एक छोटी सी आवाज भी निकाल सके। ये मेरे 8 साल की उम्र की बात थी जब लोग मुझे बहुत परेशान करते थे और मुझ पर जुल्म ढाते थे। उस औरत का चेहरा तो अब धुंधला हो चुका है, लेकिन उसके बदन से आने वाली वो अजीब सी खुशबू मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया था। अचानक फोन की रिंगटोन बजने से मेरी आंख खुल गई। मैं झटके से उठकर बैठ गया, अपने सीने को पकड़ा और जोर जोर से सांसें लेने लगा। थान, मैं वहां से चुपके से भाग निकला हूँ। हा हा हा, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और उस पते के मुताबिक गली में मौजूद एक बार की तरफ चल दिया। यह एक लीगल और अच्छी साख वाला बार था। वहां बोर्ड पर लिखा था, नाबालिगों का आना मना है। आई एम सॉरी, मैं अब बालिग हो चुका हूं। मैंने नीचे अपने कपड़ों की तरफ देखा। ये वही कपड़े थे जो को लैंग ही ने मेरे लिए सिलेक्ट किए थे। इस तरह के क्लासिक कपड़े पहनकर बार में आना थोड़ा अजीब लग रहा था। अगर मुझे पहले पता होता कि हुआ कीत ने मुझे ऐसी जगह बुलाया है तो मैं मरते दम तक ये कपड़े पहनकर यहां नहीं आता। बालिग? तुम तो दिखने में हाई स्कूल के स्टूडेंट जैसे लगते हो। चलो वापस जाओ। ये जगह काफी अजीब है। तुम्हारे जैसे सीधे लट डचके के लिए ये सही नहीं है। मुझे मजबूरी में अपना आईडी कार्ड उसे दिखाना पड़ती है ना। उस तगड़े बॉडीगार्ड ने मेरा आईडी कार्ड लिया और उसे कई बार उलट पुलट कर देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं क्योंकि मैं सच में बालिग था। उसने अपना सिर खुजलाया और थोड़ा झेंपते हुए मेरी तरफ देखा।
ठीक है, अंदर जाओ, लेकिन अगर कोई तुम्हें जबरदस्ती शराब ऑफर करे तो उसे हाथ भी मत लगाना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जोर से लुआन का चिल्ला देना। मैं तुरंत तुम्हारी हेल्प के लिए अंदर आ जाऊंगा। मैंने उस आदमी की तरफ देखा और मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत अच्छे और संस्कारी लगते हैं, लेकिन असल में बेहद घमंडी होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत रफ और डरावने लगते हैं, लेकिन उनका दिल बेहद साफ और नेक होता है। थैंक यू। वह मेरी पीठ की तरफ थोड़ी चिंता भरी नजरों से देखता रहा। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा, मुझे अपनी तरफ आती कुछ अजीब नजरें महसूस हुई। थान हुआ कीत एक कोने में बैठा हुआ मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। मैं तेज कदमों से उसके पास गया। ओह गॉड, तुम हमेशा इतने शर्माए हुए और सहमे से क्यों रहते हो? वैसे आज तुम्हारी मेंटल कंडीशन काफी अच्छी लग रही है, और ऐसा लगता है कि तुम्हारा वेट भी थोड़ा बढ़ गया है। आजकल को लैंग ही के साथ खाना खाते वक्त वह मुझे जबरदस्ती थोड़ा ज्यादा खिला देती है, लेकिन इतनी जल्दी कोई मोटा थोड़े ही हो जाता है। मैं पहली बार किसी बार में आया हूँ। सच कहूं तो मैं भी बहुत दिनों से यहाँ आना चाहता था, लेकिन जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, घर वालों ने मुझे जबरदस्ती बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वहां के टीचर्स कितने स्ट्रिक्ट हैं। मुझे रोज सुबह मुर्गों से पहले उठना पड्डी डिटीजता है, कुत्तों से लेट सोना पड़ देता है, और सुअरों की तरह बहुत सारा खाना पड़ देता है। थान, मुझे सच में तुमसे जलन होती है कि तुमने इतनी टॉप यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया। ये कहते हुए उसने बहुत ही सीक्रेट अंदाज में मेरी तरफ देखा। मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। मैं होश में आया। ये एक बैंक कार्ड था जिसमें उसके पॉकेट मनी के पैसे थे। मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि अगर मैं बोर्डिंग स्कूल जाकर पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाऊं तो वह मुझे यह पैसे देंगी। मुझे जैसे ही यह कार्ड मिला, अगले ही दिन उन्होंने मुझे स्कूल भेज दिया। मुझे तुम्हें यह देने का मौका ही नहीं मिला। उसने पानी का एक घूंट लिया और बहुत ही नॉर्मल होने का नाटक किया, लेकिन मैं जानता था कि उसके जैसे आजाद और बिगड़ते हुए रईसजादे का खुद को एक बंद बोर्डिंग स्कूल के नियमों में ढालना सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह मुझे सच में अपना सगा भाई मानता था। मैंने वो बैंक कार्ड वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया। हुआ कीत, मिस को ने मेरी कॉलेज की फीस भरने का वादा किया है। तुम्हारे इस गिफ्ट के लिए थैंक यू। तो क्या मेरी यह मेहनत बेकार चली गई? वैसे यह मिस को कौन है? तभी एक लड़की हमारे टेबल के पास आई। हेलो हैंडसम, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हुआ कीत ने बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए थोड़े गुस्से में कहा, आई एम सॉरी, यहाँ जगह नहीं है। आज रात मेरा मूड किसी चैरिटी करने का नहीं है, और तुम्हारे जैसी लड़कियों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, हमें कुछ काम है। हैंडसम, इतनी जल्दी भी क्या है? हमारे बार में एक स्पेशल ड्रिंक आई है, क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे? इस तरह की अजीब ड्रिंक्स को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। आई एम सॉरी, हमें शराब पीना नहीं आता। ये शराब नहीं है, ये हमारे बार का एक स्पेशल फ्रेश जूस है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप दोनों एक बार ट्राई करके देखिए। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज आप यहाँ से हट जाइए। हैंडसम, तुम्हें इसकी जरूरत है या नहीं, ये फैसला तुम खुद नहीं कर सकते। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया और अपनी नजरें घुमाकर आसपास का जायजा लेने लगा। मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं हुआ कीत को साथ लेकर यहाँ से सीधे बाहर भाग सकता हूँ। मैंने कहा ना कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? उसने जैसे ही वह ग्लास हमारी तरफ बढ़ाया, मैंने हुआ कीत का हाथ पकड़ा और उसे पीछे की तरफ खींचा। पास ही खड़े दो तख्ते बाउंसर ये देखकर तुरंत हमारी तरफ बढ़े और हमें घेर लिया। लड आजके का एटीट्यूड तो काफी कड़क है। इन दोनों को अंदर लेकर चलो। आसपास की भीड़ टर्च धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। हुआ कीत स्वभाव से थोड़ा घमंडी था, लेकिन इस तरह की असली गुंडागर्दी के सामने वह भी घबरा गया। पहली बार इस तरह की सिचुएशन का सामना करने की वजह से मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया था। कीत भागो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम पूरी ताकत से भागने लगे। तुम लोग हमसे बचकर नहीं भाग सकते। पीछे से वो लोग लगातार हमारा पीछा कर रहे थे। भले ही मैं उस औरत को नहीं जानता था, लेकिन उसके दिए हुए उस डर से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। 10 साल पुरानी वो भयानक यादें मेरे दिमाग में इस तरह गूंजने लगीं कि मैं पागलों की तरह बस वहां से भाग जाना चाहता था। इस भक्त तांडव में आखिरकार हमारा रास्ता रोक लिया गया। मेरा पहला रिएक्शन यही था कि मैं मुद्दकर हुआ कीत को प्रोटेक्ट करूं, लेकिन उसने मुझसे भी फुर्ती दिखाते हुए खुद को मेरे सामने एक ढाल की तरह खरीदा कर दिया। वह सच में बहुत वफादार दोस्त था। अगले ही पल उन लोगों ने हम दोनों को दबोच लिया और मैं पूरी तरह लाचार हो गया। बचपन की वो डरावनी यादें मेरे दिमाग में फिर से तैरने लगी। तुम लाइफ में क्या कर सकते हो? तुम किसी भी चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तुम बस दूसरों की हमदर्दी के भरोसे जीना जानते हो। तुम इस दुनिया में जिंदा ही क्यों हो? तभी एक कड़ी डीडीएच का आवाज गूंजी। मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई प्रॉब्लम हो तो लुआन का नाम ले लेना। थ्रू लुआन की यह आवाज उस वक्त मेरे लिए किसी भगवान के संदेश जैसी थी। इधर एक दूसरे बेसमेंट रूम में जब को लैंग ही को पता चला कि उस औरत की इतनी हिम्मत कि वह थान पर बुरी नजर डाले, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लैंग ही, हमारे पास जो भी सबूत हैं उन्हें पुलिस के हवाले कर दो ताकि उस औरत को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिले। बड़ी साहिबा, अंदर ये हंगामा कैसे हो गया? क्या आप लोग इतनी छोटी सी बात भी ठीक से नहीं संभाल सकती? यह मैक एनगॉक के लोग हैं। ये सुनते ही एनर का चेहरा पीला पड़ टीटीएच गया। मैक एनगॉक? हमारे लोगों की उसके आदमियों के साथ लड़ाई कैसे हो सकती है? अचानक मैक एनगॉक का क्रूर चेहरा याद आते ही वह कांप उठी।
लैंग ही, प्लीज मुझे बचा लो। मैक एनगॉक बहुत जालिम इंसान है, वो बिना किसी वजह के कुछ भी कर सकता है। इस लाइन के लोग उससे कोई पंगा नहीं लेना चाहते, इसलिए मैंने को लैंग ही से रिक्वेस्ट की कि वह मेरे साथ चले ताकि मुझे थोड़ी हिम्मत मिल सके। इसे डरपोक होना नहीं कहते, इसे कहते हैं सही वक्त पर सही पावर का इस्तेमाल करना। मैंने सुना है कि यह सब उन दो लड्डेकों की वजह से हुआ है। लुआन का ने खुद आगे बढ़कर मामला शांत कराया है। त्रियो लुआन की उम्र अब लगभग 50 साल होने वाली है। वह अभी तक इन चीजों से दूर क्यों नहीं रहते? उनका मुझ पर एक एहसान है, इसलिए मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती। ये लिफ्ट आज इतनी स्लो क्यों चल रही है? मैंने हुआ कीत को सहारा दिया और हम बहुत सावधानी से दरवाजे की तरफ बढ़े। ये सब मेरी वजह से हुआ था, क्योंकि मुझे बचाने के चक्कर में हुआ कीत का पैर मुद्द गया था और उसे मोच आ गई थी। तभी अचानक एक हाथ ने मेरी कलाई को मजबूती से पकड़ टाच लिया। मैं पूरी तरह जम गया। मैंने सिर घुमाया तो देखा कि मेरे सामने को लैंग ही खड्डड़ ही थी और उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत ज्यादा गुस्सा और चिंता साफ दिख रही थी। मेरे साथ चलो। बाहर तेज बारिश हो रही थी जिसने मुझे पल भर में पूरी तरह भिगो दिया। लैंग ही ने कार का दरवाजा खोला और थोड़े गुस्से में चिल्लाई, जल्दी कार के अंदर बैठो। मेरा पूरा बदन पानी से तर था और मुझे डर था कि कहीं उसकी कार गंदी ना हो जाए, इसलिए मैं जानबूझकर सीट के एक कोने में सिमट कर बैठ गया। लैंग ही ने खामोशी से कार का हीटर ऑन कर दिया। वह सचमुच एक बुद्धू लट्टेका था। शीशे से बाहर मैंने देखा कि त्रियुलुआन ने हुआ कीत को कार में बिठाया। शायद वह उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे। मेरा बहुत मन था कि मैं भी उसके साथ जाऊं और उसकी कंडीशन देखूं, लेकिन तभी लैंग ही ने ठंडे लहजे में ड्राइवर को हुक्म दिया, ड्राइवर चलो। जब हम घर पहुंचे तो लैंग ही ने मेरे कीच TH से सने कपड़े देखे। वह सीधे आगे बढ़ी और उसने जबरदस्ती मेरे वो कपड़े उतार दिए और उन्हें एक कोने में फेंक दिया। ये बहुत गंदे हो चुके हैं। ये वही कपड़े थे जो उसने खुद बहुत प्यार से मेरे लिए चुने थे। क्या वह मुझसे नफरत करने लगी थी? मुझे हमेशा उसकी हर बात माननी होगी। मैं नहीं चाहता कि मिस को मुझे अपने से दूर कर दे। जाओ शॉवर ले लो। लैंग ही की इस शांत आवाज से उसकी फीलिंग्स का अंदाजा लगाना मुश्किल था। मैं एक बेजान पुतले की तरह चुपचाप वॉशरूम में चला गया और तब तक पानी के नीचे खड़ी डी आ रहा जब तक कि पानी ठंडा नहीं हो गया। क्या अभी तक तुम्हारा शॉवर खत्म नहीं हुआ? क्या तुम्हें बीमार पड्डी डी एचना है? मैंने वो नाइट सूट पहना जो नौकरों ने मेरे लिए रखा था और बहुत डरते डरते बाहर आया। तुम बार में क्यों गए थे? और क्या इस बुद्धू को अपने बाल सुखाना भी नहीं आता? मैंने घबराकर सफाई देने की कोशिश की। वह पता मुझे हुआ कीत ने भेजा था। वहां जाने से पहले मुझे नहीं मालूम था कि वह एक बार है। मुझे सच में सिटी सेंटर के इस एड्रेस और हाउस नंबर का अंदाजा नहीं था। वहां पहुंचने के बाद मुझे लगा कि कुछ गड्ढपटेच है, लेकिन मैं हुआ कीत को वहां अकेला छोड़कर वापस नहीं आ सकता था। हमारे थान को चाहने वाले भी काफी लोग हैं। पहले वह मान क्यों थी और अब यह हुआ कीत। उसने अपनी हथेली मेरी तरफ बढ़ाई। मैं डरते डरते उसके करीब गया और उसने मुझे सीधे अपने गले से लगा लिया। उसका गले लगाना मेरे ठंडे पड्डी DH चुके बदन को पल भर में गर्म कर गया। उसकी बाहों में मेरा बदन बिल्कुल कटक था, लेकिन लैंग ही ने बहुत ही रिलैक्स होकर दराज से हेयर ड्रायर निकाला। चुपचाप बैठो, हिलना मत। वह बहुत ही सब्र के साथ और थोड़े अनाधिपन से मेरे बाल सुखाने लगी। मेरा ये डरा हुआ चेहरा देखकर वह धीरे से मुस्कुरा दी। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें बिजली की तरह कौन थी। एक छोटा सा बच्चा तेज बारिश में भाग रहा था। उसके सिर में एक असहनीय और तेज दर्द हुआ। मिस को क्या हुआ आपको? शश, शोर मत करो। लैंग ही ने धीरे से अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। मेरे बदन से आने वाली उस खास फीलिंग की वजह से उसका सिर दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। वह हमेशा एक शांत रहने वाली लड्डकी थी, लेकिन इस वक्त वह बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। लेकिन थान सचमुच मेरी हर तकलीफ का सबसे बेस्ट इलाज है। सो जाओ। मेरे दिल में अभी भी थोड़ी बेचैनी थी, लेकिन मैं अचानक आई उस गहरी नींद को रोक नहीं पाया और बहुत जल्दी सो गया। थान, तुम आखिर अपने अतीत में किन चीजों से गुजर चुके हो? खैर छोड़ो, अब मुझे तुम्हारा पास्ट सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सच में तुम्हारे सामने हार मान चुकी हूं। कल हुआ फैमिली की सगाई की पार्टी है। मैंने सारा प्लान सेट कर दिया है। बस अब उस ड्रामे के शुरू होने का इंतजार है। ये सब करते करते आधी रात हो चुकी थी। लैंग ही ने जैसे ही ईमेल सेंड किया और पीछे मुद्द कर देखा तो मेरा चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। मेरी सांसें बहुत तेज थीं और उसे कुछ गड्डबद्दत महसूस हुई। उसने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा। इसे बहुत तेज बुखार है। यह खबर मिलते ही मंच गया, तुरंत भागती हुई विला में आई। ये सब कैसे हुआ? मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि जब तक इसके बदन से वह नेगेटिव प्रेशर पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, इसका खास ख्याल रखना होगा। लैंग ही ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ DDH रखा था। उसकी आंखों में पछतावा और दर्द साफ दिख रहा था। इसके पीछे एक वजह है। मंच गया ने उसकी हालत देखी और एक ठंडी सांस ली। उसने अपने मेडिकल टूल्स निकाले और मेरा चेकअप करने लगी। लेकिन जब वह मेरा ब्लड सैंपल ले रही थी तो लैंग ही की नजरें उस ब्लड ट्यूब पर टिक गई। उसकी यह नजर देखकर मंच गया ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मंच गया ने उस ट्यूब को ध्यान से देखा। काफी देर देखने के बाद उसने कहा, अजीब? इसमें क्या अजीब है? लैंग ही ने बहुत ही श्योर होकर कहा, इसका ब्लड बाकी नॉर्मल लोगों से बहुत अलग है। मंच गया ने लाइट के सामने उस ट्यूब को अच्छे से चेक किया। इसके ब्लड का फ्लो और स्ट्रक्चर सचमुच आम लोगों जैसा नहीं है। ये काफी हैरान करने वाला है। मैं इसका लैब टेस्ट करूंगी, लेकिन ये बात यहां से बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उन लोगों के बारे में कुछ पता चला जो चुपके से हमारे खिलाफ साजिश रच रहे थे।
अभी तक नहीं। मेरे ज्यादातर आदमी अभी भी देश से बाहर हैं। उन्हें वापस बुलाने में थोड़ा वक्त लगेगा, वरना मैं बहुत पहले ही उन गद्दारों को खींचकर बाहर ले आती। तो तुमने मुझे इस काम के लिए क्यों नहीं कहा? वहां के लोग हमेशा फ्री रहते हैं, खास तौर पर मूक त्यू त्यू। वह तो मेरे घर को पूरी तरह तहस नहस करने पर तुली है। अच्छे दोस्तों का इस्तेमाल ऐसी ही मुश्किल सिचुएशंस में किया जाता है, लेकिन तुम हमेशा मुझे ही इस काम के लिए क्यों आगे करती हो? खैर, ये दवाइयां मैं यहाँ रख रही हूँ, कल इसे ये मेडिसिन दे देना। इसका फिजिकल स्ट्रक्चर काफी अलग है, इसलिए इसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। जरा रुको, अब क्या हुआ? मेरे सिर में फिर से दर्द हो रहा है। मुझे मानना पड़ेगा कि तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए ही बने हो। बीमार होने के लिए भी तुम दोनों ने एक ही वक्त चुना है। को लैंग ही ने उसे गुस्से में देखा। इस बार तुम्हें क्या याद आया? को लैंग ही ने अपनी आंखें सिकोड़े और उस याद को याद करने की कोशिश की। एक छोटा सा लड्डच का फटे पुराने कपड़ों में तेज बारिश के बीच चल रहा था और उसके हाथ में कोई चीज थी। कुछ और याद आया? बस इतना ही। मुझे नहीं मालूम कि वह लड्डेज का कौन था, वह कौन सी जगह थी, या वहां क्या हुआ था। पिछली बार मैंने तुम्हारा चेकअप किया था। तुम्हारी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है और तुम्हारी मेंटल कंडीशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सचमुच अपने पास्ट की किसी बात को पूरी तरह भूल चुकी हो? तुम्हारा मतलब है कि वह मेरे अतीत की कोई घटना थी जिसे मैंने भुला दिया है? नहीं, मैं ऐसा कुछ कभी नहीं भूल सकती। लैंग ही, इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने पास्ट की हर छोटी से छोटी बात याद नहीं रख सकता। को लैंग ही खामोश रही। यह पहली बार था जब उसे खुद पर शक हो रहा था। क्या वह सचमुच अनजाने में अपने पास्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा खो चुकी थी? अगली सुबह अंकल ट्रान मेरे कमरे में आए। मिस्टर सो, बड्डी साहिबा ने मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए कहा है कि आज रात आपको एक डिनर पार्टी में शामिल होना है, और उन्होंने खास तौर पर मुझसे कहा है कि मैं आपको शॉपिंग के लिए लेकर जाऊं। अंकल ट्रान ने देखा कि मैं काफी सोच में डूबा हुआ था, तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया। साहिबा ने मुझसे यह भी कहा था कि वह कल की बात को लेकर आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, लेकिन अगर आप हमेशा इसी तरह उदास और परेशान चेहरा बनाकर रखेंगे तो वह सच में आपसे नाराज हो जाएंगी। थैंक यू अंकल ट्रान। सच तो यह था कि मैं हुआ कीत और त्रियुलुआन को लेकर काफी परेशान था। भले ही सुबह हुआ कीत ने मुझे मैसेज करके बता दिया था कि वह ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था और मेरा मन बार बार हॉस्पिटल जाकर उन दोनों को देखने का कर रहा था। अगले ही पल मैं शॉपिंग मॉल के गेट पर अकेला खटीडी टीएचा था। मेरी वो सोशल एंजाइटी फिर से वापस आ गई थी। ये अनजानी जगह और आसपास की बीटीटीएच देखकर मैं डर रहा था और सोच रहा था कि क्या मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। तुम अकेले यहाँ खटीडी होकर क्या सोच रहे हो? मैंने अपनी आदत के मुताबिक तुरंत पीछे मुड़ कर देखा और अनजाने में मेरा पैर उस शख्स के पैर पर डीटीएच गया। मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं सीधे सामने वाले की बाहों में जा गिरा। आसपास लोगों की काफी भीड़ थी। मैं बहुत ज्यादा असहज हो गया। मैंने तुरंत खुद को अलग किया और बार बार कहने लगा, आई एम सॉरी मिस। हमेशा अपने मुंह पर यह सॉरी कहना बंद करो। मैं इसे सुनकर पूरी तरह पक चुकी हूँ। उसका मुंह भले ही मुझे डांट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने मेरे इन सिंपल कपड़ों को देखा और फिर मेरा हाथ पकड़कर सीधे मॉल के अंदर खींच लिया। चलो मिस को, क्या आप सचमुच मुझसे नाराज नहीं है? थान, जब तुम मेरे सामने आते हो तो तुम्हारा यह असली रूप कहाँ छिप जाता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग सच में बहुत तेज है। तुमने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया। तुम सच में बहुत जीनियस हो। तारीफ के लिए थैंक यू। उसने बहुत ही प्यार से मेरे गाल को खींचा। को लैंग ही मुझे मॉल के सबसे टॉप फ्लोर पर लेकर गई। यह जगह काफी शांत थी और यहाँ ज्यादा भीड़ टीचिंग नहीं थी। सच कहूं तो मैं लाइफ में कभी इस तरह शॉपिंग करने नहीं आया था। पहले स्कूल के बाद मैं हमेशा हुआ फैमिली के घर में ही बंद रहता था, इसलिए आज मुझे यहाँ की हर चीज बहुत नई और इंटरेस्टिंग लग रही थी। क्या तुम्हें यह पसंद है? को लैंग ही ने मेरी नजरों का पीछा किया जो एक खूबसूरत ईयररिंग्स पर टिकी हुई थी। लेकिन तुम्हारे कानों में तो कोई सुराख ही नहीं है। मैंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। नहीं, मुझे यह पसंद नहीं है। उसने तुरंत वहां की स्टाफ से कहा, मैंने जो वॉच बुक की थी उसे बाहर निकालो। जी मिस को। उस स्टाफ एलडीडी डेकी ने मुस्कुराते हुए एक मखमल का बॉक्स निकाला और उसका ढक्कन खोला। उसके अंदर मर्दों के पहनने वाली एक बेहद क्लासिक और शानदार घटी टीसी रखी हुई थी। क्या यह पसंद आई? ये वही गड्डी है जिसे मैंने हमारी पहली मुलाकात के अगले ही दिन खास तौर पर ऑन ऑर्डर देकर बनवाया था। मैं इसे तुम्हें एक वेलकम गिफ्ट के रूप में देना चाहती हूँ। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तुमने ये नहीं कहा कि तुम्हें ये पसंद नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हें ये बहुत पसंद आई है। ये वॉच मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए ही डिजाइन करवाई है। ये बहुत ज्यादा महंगी है। थान, ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी और रईसी का ठीक से अंदाजा नहीं है। मेरे दिमाग में अचानक को फैमिली की दादी जी की कई बातें गूंज उठी। मिस को, पैसों का इस्तेमाल सही जगह पर होना चाहिए। इसे पैक कर दो। फिक्र मत करो, ये बस एक नॉर्मल शॉपिंग है। मेरी हिचकिचाहट को दूर करने के लिए को लैंग ही मुझे पूरे मॉल में घुमाने लगी। इस बार उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस मेरी आंखें जिस भी चीज पर एक पल के लिए रुकती वह सीधे कहती, इसे पैक कर दो। मैंने देखा कि वह बिना अपनी पलकें झपके लगातार अपना कार्ड स्वाइप कर रही थी। मैंने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया और आगे कहीं भी देखने की हिम्मत नहीं की। तभी हम दोनों प्रीमियम सूट्स के सेक्शन की तरफ पहुंच गए। को लैंग ही की नजर एक बेहद खूबसूरत पार्टी ड्रेस पर टिक गई। मिस को, आई एम सॉरी, इस ड्रेस का ऑर्डर पहले ही किसी और ने दे दिया है। किसने दिया है? ये ऑन ऑर्डर हुआ फैमिली के हुआ चिन्नकीयत का है। आज रात अपनी सगाई की पार्टी में वह यही पहनने वाले हैं। ये सुनकर को लैंग ही के चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल मिलाया। दूसरी तरफ का सीन, क्या तुम मुझे इस एन वक्त पर बता रहे हो कि स्टॉक खत्म हो गया है? चिनकेत, तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आता। एक ही बाप की औलाद होने के बाद भी थान इतना शांत और साफ सुथरा है, और तुम्हारा स्वभाव इतना चिड़चिड़ा और गुस्सैल क्यों है? अब गुस्सा थूको भी।
आज हमारी सगाई का दिन है। सगाई का क्या फायदा जब मेरे पास पहनने के लिए मेरी पसंद की ड्रेस ही नहीं है। मैं अब क्या पहनूं? उस डिजाइनर सूट को मैंने कितनी मुश्किल से पसंद किया था और भारी एडवांस देकर बनवाया था ताकि आज की रात मैं सबसे अलग और शानदार दिख सकूं। और अब जब सगाई में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं, ये मुझे बोल रहे हैं कि स्टॉक खत्म हो गया। ये वाकई अजीब है। इतने बड़े ब्रांड से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। खैर छोड़ो, वैसे भी बेइज्जती तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। उस दिन तुमने कुछ और सूट्स भी ट्राई किए थे ना? मैं अपने आदमियों से कहकर उन्हें यहाँ मंगवा देती हूँ। वैसे पिछले कुछ दिनों से सौथान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो कहाँ चला गया? क्यों, क्या तुम्हें उसकी कोई फिक्र है? तुम्हारी सगाई मुझसे होने जा रही है, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में अभी भी कोई और मर्द बसा हुआ है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो, मन ही मन। हुआ चिनकियत से शादी करके ही मैं हुआ फैमिली की प्रॉपर्टी तक पहुंच सकती हूँ। एक बार मेरी शादी इस घर में हो जाए, फिर आगे का प्लान मैं धीरे धीरे सेट कर लूंगी। रात का सीन, सगाई की पार्टी। रात होते ही हुआ फैमिली की सगाई की पार्टी अपने तय समय पर शुरू हो गई। हुआ चिनकियत बचपन से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा रहा था, इसलिए उसकी सगाई पर पूरे सोशल मीडिया की नजर थी। पार्टी हॉल के बाहर मीडिया और रिपोर्टर्स की भारी भीड़ तैयार जमा थी। मुझे लगा था कि कोलैंग ही ने हुआ चिनकियत का जो सूट कैंसिल करवाया था वह उसने मेरे लिए लिया होगा। लेकिन आज जो भी शॉपिंग हुई थी उसमें से उसने एक भी चीज मुझे नहीं पहनाई। कोलैंग ही ने अपने पर्सनल वार्डरोब से मेरे लिए एक बेहद आलीशान और कीमती सूट चुना था। जब मैंने उसे पहना तो मुझे अंदर से अजीब लग रहा था कि मुझ जैसा मामूली लड़का इतने महंगे कपड़ों के काबिल नहीं है। थान, अपना सिर ऊपर उठाओ और सीना तान कर चलो। मेरा मर्द इस तरह डरा सहमा और कमजोर नहीं दिख सकता। जैसे ही हम दोनों ने हॉल में एंट्री ली, पूरे हॉल की नजरें हम पर टिक गई। ये लड्डच का कौन है? ये तो दिखने में बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिव है। इसके साथ जो लड्डच की है वह को फैमिली की 7वीं मिस कोलैंग ही है ना? लेकिन ये लड्डच का कौन है? क्या कोई इसे जानता है? कोई नया स्टार है क्या? नहीं, पहचान में तो नहीं आ रहा। शायद कोलैंग ही इसे अपने साथ विदेश से लेकर आई है। आसपास के लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यहां तक कि लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शकों का ध्यान भी हुआ चिन्हकियत से हटकर हम दोनों पर आ गया। हुआ फैमिली ने इस पार्टी के लिए इतनी मेहनत की थी, लेकिन अब सारा फुटेज कोई और ले जा रहा है। साफ दिख रहा है कि मिस को यहां कोई बड़ा धमाका करने के इरादे से आई है। मैंने मन ही मन हुआ फैमिली की किस्मत पर तरस खाया। मैं आपके लिए कोई ड्रिंक लेकर आती हूँ। मिस को, क्या हम उस कोने में चल सकते हैं? मुझे इस तरह इतने सारे लोगों का लगातार देखना अच्छा नहीं लग रहा। मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। तभी एक लड्डेच की हमारे सामने आकर खट्रीनी हो गई। सोतान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उसकी नजर मेरे पास खट्टी को लैंगी पर पट्टी। तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? थान, इस तरह की घटिया लड्डेनकी से दूर रहो। उसने मेरा हाथ पकड़ देकर मुझे खींचने की कोशिश की। ओवान वान दीदी, पहले मेरा हाथ छोड़िए। को लैंग ही, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने खट्टी हो सको? तुम हो कौन? को लैंग ही के इस ठंडे सवाल को सुनकर आसपास के लोग दबी जुबान में हंसने लगे। ओवान वान शर्म और गुस्से से लाल हो गई। क्यों, तुम हमारी लैंग ही पर हाथ उठाने की सोच रही हो क्या? इतना गुस्सा किस बात का है? मिस नगुमोंग, बात करते वक्त अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। तभी एनर और उसके दोस्त हमारे सपोर्ट में आगे आ गए। ये क्या सीन चल रहा है? शहर की सारी बड़ी रईसजादियां यहाँ एक साथ कैसे जमा हो गई? भले ही कुछ लोग को लैंग ही के बैकग्राउंड को कम आंकते थे, लेकिन उसके आसपास हमेशा इस शहर के सबसे टॉप और रईस खानदानों के वारिस खड्ढे रहते थे। आखिर को लैंग ही का असली रुतबा क्या था? थान, मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रही थी कि कहीं तुम कुछ गलत ना बोल दो। तुम मेरी तरफ से इन लोगों से सॉरी बोल दो। मन ही मन, अच्छा हुआ कि मैंने पास्ट में इस लाडी डीएचके पर थॉट ही दया दिखाई थी। मेरी उसके दिल में अच्छी इमेज है, वह यकीनन मेरा साथ देगा। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और मेरी आंखों का सीधापन अब गायब हो चुका था। मिस को मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती हैं। आपने सबके सामने उनका अपमान किया है। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सुन लिया? हमारा थान गुस्सा हो गया है। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप अपने घर जाओ और अपनी हरकतों पर पछतावा करो। लाइव चैट बॉक्स का सीन। मुझे 3 मिनट के अंदर इस लॉर्डचके की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। कोई इंसान इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? ये सारी बड़ी साहिबा कितनी गॉर्जियस है। कौन कहता है कि वह कोई मामूली लेडिच की है? लुक के सामने सारे रूल्स फेल हैं। दुनिया में इससे प्यारा और सच्चा प्यार नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे को कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, कोई मुझे बताएगा कि यह सगाई असल में किसकी हो रही है? लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे। यह सगाई हुआ चिनकियत की थी और इस वक्त वह बैकस्टेज अपने मैनेजर से फोन पर बात कर रहा था। क्या मैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा हूं? हुआ चिनकियत ने एक्साइटेड होकर फोन चेक किया, लेकिन उसने देखा कि ट्रेंडिंग में हर जगह सिर्फ मेरी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। कियत भाई, बाहर बहुत बड़ा सीन हो गया है। हुआ चिनकियत गुस्से में पैर पटकता हुआ हॉल में आया, लेकिन उसने देखा कि उसकी मंगेतर को लोगों ने घेर रखा है और वह बाहर जाने की कोशिश कर रही है। हे, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? गार्ड्स कहाँ हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हुआ फैमिली के घर में आकर तमाशा करो? लाइव स्ट्रीम में कितना शोर है। ये आदमी कौन है? इसका इंप्रेशन तो पूरी तरह खराब हो गया। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? क्या हमारे चिन्हकियत को गुस्सा होने का भी हक नहीं है? हुआ चिन्हकियत ने देखा कि वह सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसने जैसे ही सिर घुमाया, उसका सामना को लैंग ही की बेहद ठंडी नजरों से हुआ। मेरे साथ उसे खड़ी डीडा देखकर चिनकियत को एहसास हुआ कि यह वही लड़ेचकी थी जिससे वह मरते दम तक शादी नहीं करना चाहता था। हुआ साहिब, आज आपकी सगाई का दिन है, इसलिए हम सब सहेलियों की तरफ से आपके लिए यह एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसे बंद करो। इस लाइव स्ट्रीम को अभी के अभी बंद करो। को लैंग हाई मुझे साथ लेकर बहुत ही शांति से वहां से निकल गई और हम कार में आकर बैठ गए। मेरी इस खामोशी को देखकर को लैंग ही को थोड़ा अजीब लगा। क्या सोच रहे हो? अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी।
मैं बस मजाक कर रही थी, लेकिन अगर तुमने अब भी मेरी तरफ नहीं देखा तो मैं तुम्हें सच में किस कर लूंगी। मिस को थैंक यू। क्या मैं हमेशा आपके साथ इसी तरह रह सकता हूं? मन ही मन, मैं कितना लालची हो रहा हूं, मुझे दोबारा ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। मुझे डर है कि कहीं मेरा यह खूबसूरत सपना टूट न जाए। कुछ नहीं मिस को, बुद्धू लाड के थान इधर देखो, सब तुम्हें कितना पसंद करते हैं, इसलिए अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर आओ। मुझे सिर्फ मिस को का साथ और उनकी मंजूरी चाहिए, मेरे लिए वही काफी है। थान तुम तो सच में छा गए, तुम सीधे सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गए हो। तुम कब आ रहे हो? मैं यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ। हुआ कीत का मैसेज देखकर को लैंग ही मेरे दिल की बात समझ गई। उसने ड्राइवर से कार सीधे हॉस्पिटल ले जाने को कहा। वार्ड में हुआ कीत बेड पर लेटा हुआ अपने फोन से खेल रहा था। थान तुम बिल्कुल वफादार दोस्त नहीं हो, मुझसे मिलने अब आ रहे हो? सच में लड्डे की मिलते ही दोस्त को भूल गए। अपनी जुबान संभाल कर बात करो, ये मेरा होने वाला पति है। थान की उम्र ही क्या है, वह तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? होने वाला पति। थान तुम यहाँ बैठकर अपने दोस्त से बात करो, तब तक मैं अंकल आंटी के साथ बाहर जाकर थोड़ी ही बात करती हूँ। वार्ड के बाहर का सीन मुझे साफ साफ बताओ, ये सब क्या है? तुम इसके साथ शादी के चक्कर में कैसे आ गए? मेरा भाई को फैमिली की LTHK से शादी करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हुआ फैमिली ने मुझे उसकी जगह बलि का बकरा बना दिया। उन्होंने मुझे बहला फुसलाकर उस रात का पूरा प्लान सेट किया था। दीदी आप इतनी हाइपर मत होइए, हुआ चिनकियत सच में इंसान कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन थान क्या तुम नहीं जानते कि को लैंग ही को फैमिली की एक ऐसी बेटी है जिसे कोई पसंद नहीं करता और न ही उसे कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है। थान मेरी बात मानो, तुम यहां से भाग जाओ। आंटी मिस को मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती हैं, क्या तुम उसे पसंद करते हो? हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। जब हुआ कीत के पेरेंट्स और को लैंग ही वापस वार्ड में आए तो उन्होंने देखा कि हम दोनों बहुत खुशी खुशी बातें कर रहे थे। को लैंग ही ने मुझे इशारा किया, वक्त हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। जैसे ही हम दोनों जाने लगे, हुआ कीत की मॉम ने आगे बढ़कर कहा। मिस को लैंग ही के कदम रुक गए और वह उनके आगे बोलने का वेट करने लगी। थान और हुआ कीत बहुत पक्के दोस्त हैं और थान को हमने बचपन से अपनी आंखों के सामने बढ़ता होते देखा है। इस बच्चे ने पास्ट में बहुत दुख झेले हैं, इसलिए हमारी बस इतनी ही ख्वाहिश है कि आप हमेशा इसके साथ अच्छा बर्ताव करें। मैं ऐसा ही करूंगी। बेहतर होगा कि तुम जो कह रही हो उसे निभाओ भी। अगर तुमने कभी भी इसके साथ कुछ गलत किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। तुम अब अपना मुंह बंद रखोगी या नहीं? बड़ी साहिबा हम कंपनी पहुंच गए हैं। को लैंग ही कार से नीचे उतरी, लेकिन काफी देर तक मेरे बाहर आने का वेट करने के बाद उसने कार के अंदर झांका। मैंने अपनी तरफ उंगली से इशारा किया, क्या मुझे भी नीचे उतरना है? जल्दी करो, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। जी। मैं उसके पीछे पीछे कंपनी की बिल्डिंग के अंदर चला गया। इसी दौरान कंपनी के इंटरनल चैट ग्रुप में मैसेज फ्लैश होने लगे। अटेंशन प्लीज, को बॉस कंपनी आ चुकी है और उनके साथ उनके मंगेतर भी हैं। ओह गॉड, मुझे लगा था कि ये बस एक अफवाह है, लेकिन आज तो ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गया। बॉस के मंगेतर का लुक तो सच में गॉड लेवल है। हमारी बॉस की चॉइस वाकई लाजवाब है। मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। को बॉस आखिरकार आप आ ही गई। डायरेक्टर चू ने को लैंग ही के बगल में मुझे देखा और वह कुछ देर के लिए हैरान रह गया। को लैंग ही ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। डायरेक्टर चू मीटिंग शुरू कीजिए। को बॉस हम यहाँ कंपनी के बहुत ही सीक्रेट बिजनेस मैटर्स पर बात करने वाले हैं। आपका इस तरह किसी बाहरी इंसान को अंदर लाना सही नहीं है। मेरा पति मुझसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है और हमेशा मेरे साथ रहना पसंद करता है। डायरेक्टर चू के सामने इसकी यह आदत आ ही गई। को बॉस यह तरीका बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। क्यों? क्या तुम अब इस पोस्ट पर काम नहीं करना चाहते? तुम्हारी बातें खत्म हो गई? अगर हो गई हो तो सब बाहर जा सकते हैं। मीटिंग खत्म। को बॉस आपके इस बर्ताव का क्या मतलब है? गार्ड्स इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। और हाँ, इनके डिपार्टमेंट को बोल देना कि अगर आगे हमारे साथ काम करना है तो किसी दूसरे समझदार बंदे को मीटिंग में भेजें। मिस को मेरी कॉलेज की पढ़ाई अब शुरू होने वाली है। बहुत मुश्किल से मेरा एडमिशन हुआ है। थान खुद पर थोड़ा भरोसा रखो। कॉलेज का माहौल बिल्कुल नया होगा, पता नहीं तुम वहां एडजस्ट कर पाओगे या नहीं। मेरा सोचना थोड़ा अलग है। तुम्हारे कॉलेज जाने के बाद पता नहीं मिस्को के आसपास कितने लड्डेज के लाइन लगाकर खड्डेरे हो जाएंगे। मिस को अगर कॉलेज की फीस टाइम पर जमा नहीं हुई तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। बुद्धू लाड के जब तक तुम मुझे अपना कार्ड नंबर नहीं दोगे मैं तुम्हारी फीस कैसे भरूंगी? ओह शिट, उस वक्त हुआ फैमिली के लोगों ने मुझे कॉलेज जाने से रोकने के लिए मेरा एडमिशन लेटर और मेरे सारे पैसे छीन लिए थे। कॉलेज की फीस का बैंक कार्ड भी उसी सामान के साथ है। मिस को मेरा सारा सामान हुआ फैमिली के लोगों ने अपने पास छिपा कर रख लिया है। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ हुआ फैमिली के घर चलती हूँ और तुम्हारा एडमिशन लेटर वापस लेकर आती हूँ। तुम यहाँ मेरा वेट करो, मैं बस अपना काम निपटा कर आती हूँ। जी ठीक है। हुआ फैमिली का घर। तुम्हें अंदाजा भी है कि बाहर लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तुमने हुआ फैमिली की बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी है। चिनकियत आपका ही बेटा है। इस वक्त यह सोचने के बजाय कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसे डांटने से क्या फायदा होगा? मालिक सो थान वापस आया है। तुमने क्या कहा? उसकी इतनी हिम्मत कि वह अपना ये मनहूस चेहरा लेकर वापस यहाँ आए। आज तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह याद रखेगा। मालिक उनके साथ को फैमिली की बड़ी मिस भी आई है। वो सिर्फ 2 लोग ही तो हैं। तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं डरना नहीं चाहता मालिक, लेकिन उनके साथ बाहर गार्डियों और गार्ड्स की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी है। को लैंग ही मुझे साथ लेकर सीधे घर के अंदर आई। थान के कमरे का जितना भी सामान है उसे पैक करो और यहाँ से बाहर ले चलो। और हाँ, थान की मॉम का वो लॉकेट कहाँ है जो वह उसके लिए छोड़ ढाक कर गई थी? वह कोई इतना कीमती लॉकेट नहीं था। मैंने कुछ दिनों पहले ही उसे एक ऑक्शन में बेच दिया। जब मेरी मॉम का देहांत हुआ था तब मैं बहुत छोटा था और मेरे पास उनकी कोई याद नहीं थी। क्या सच में मॉम ने मेरे लिए कोई निशानी छोड़ दी थी?
इसका मतलब मेरी मॉम इस दुनिया से पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। तुम्हारी मॉम ने कोई लॉकेट नहीं छोड़ा था? वह तो तुम्हारी आंटी जुआंग का था। हाँ हाँ बिल्कुल, वह मेरा ही था। उन दोनों के चेहरे का डर साफ बता रहा था कि वे झूठ बोल रहे थे। तो इसका मतलब यह आदमी झूठ बोल रहा है? तुम क्या करने वाली हो? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मालिक प्लीज मुझे बचाइए। थान, तुम तो मुझे अपना बड़ा भाई मानते थे ना, प्लीज अपनी मिस से कहकर मुझे माफ करवा दो। मन ही मन वह जानता था कि मेरा दिल बहुत कमजोर है और मैंने हमेशा उन्हें अपना परिवार माना था ताकि मुझे इस घर से बाहर न निकाला जाए। उस वक्त मैं उनकी हर बात मानने के लिए तैयार रहता था। भाई, मेरी मॉम का सिर्फ एक ही बेटा था और वह मैं हूं। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है और उस रात के बाद से मेरा कोई बाप भी नहीं रहा। को बड्ढी मिस, प्लीज मेरे बेटे को शॉर्ट डेच दीजिए। मैं सब सच सच बताने के लिए तैयार हूं। वह लॉकेट सच में सो थिन थान की मॉम का ही था, जो वह थान के लिए छोड़ बेच कर गई थी, और उनका बाकी का पुराना सामान हमारे पुश्तैनी गांव वाले घर में रखा हुआ है। और हाँ, वहां एक बहुत ही खूबसूरत बॉक्स भी है जिस पर कीमती रत्न जड्डे हुए हैं। सोथियन ने कहा था कि यह बॉक्स सिर्फ थान के लिए है और इसे कभी नहीं खोलना है, लेकिन उस वक्त मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। वह सामान मॉम ने मेरे लिए छोड़ा था। इसका मतलब मॉम मुझसे बहुत प्यार करती थी। अगर वह आज जिंदा होती तो वह भी मुझे हुआ चिनकियत की तरह बहुत सारा प्यार और लाड प्यार देती। यकीनन ऐसा ही होता, लेकिन इन लोगों ने मॉम की आखिरी निशानियों को भी मुझसे छिपाया और बेच दिया। थान को लैंग ही की आवाज मेरे कानों में गूंजी। थान, चलो हम घर चलते हैं। पहले घर चलो मिस को। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मॉम की वो निशानियां ढूंढने में मेरी हेल्प करेंगी? प्लीज मिस को। बिल्कुल। जो चीज थान के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, वह चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। वापस विला का सीन। बड़ी साहिबा, ये एक इनविटेशन कार्ड आया है। अंकल ट्रान के हाथ में वो मुड़ा तुड़ा कार्ड देखकर को लैंग ही को याद आया। कल जब ये चैरिटी इनविटेशन आया था तो वह किसी ऐसे शख्स से नहीं मिलना चाहती थी जो वहां आने वाला था, इसलिए उसने उसे मोड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया था। उसे अंदाजा नहीं था कि अंकल ट्रान ने उसके लिए उसे कचरे से वापस निकाल लिया होगा। उसने बहुत ही शांत रहकर वह कार्ड लिया और अपना सिर हिलाया। तभी पास का दरवाजा खुला और मैं नए कपड़े ढीले पहनकर बाहर आया। को लैंग ही ने मेरी तारीफ करने में कोई कंजूसी नहीं की। तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, चलो चलते हैं। पार्टी हॉल का सीन। पता नहीं यह कौन लोग हैं जो इस एन वक्त पर आ रहे हैं। यकीनन कोई छोटे मोटे स्टार्स होंगे जिन्हें तमीज नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी में बिल्कुल लास्ट मिनट पर आ रहे हैं। अंदर जाते ही इन्हें अपनी औकात का एहसास हो जाएगा। ओह गॉड, ये तो वही दोनों हैं जो पिछले कुछ दिनों से अपने लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इंटरनेट पर लोग इन्हें परफेक्ट कपल कह रहे हैं। थान, तुम यहाँ बैठकर थोड़ी देर मेरा वेट करो। मैं पहली बार इस तरह की हाई क्लास पार्टी में आया था, इसलिए मैंने खुद को बहुत नॉर्मल दिखाने की कोशिश की और मन ही मन दुआ करने लगा कि कोई मेरी तरफ ध्यान न दे। हाँ वो भाई देखो, किसी ने आपके जैसी सेम टू सेम ड्रेस पहनी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक लिमिटेड एडिशन सूट है, पूरे देश में ऐसा सिर्फ एक ही पीस है। उसने एक ठंडी सांस ली और सीधे मेरे सामने आकर खड़े टीटा हो गया। हे लड्डके, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये फेक सूट पहनकर यहाँ आने की, वो भी इतनी बड़ी पार्टी में? मैं एक पल के लिए घबरा गया और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वह मेरे बिल्कुल करीब आ चुका था। तुमसे ही बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? सो थान, बहुत मुश्किल से तुम्हें एक बार अच्छे कपड़े टीढ़े पहनने का मौका मिला है ना? वैसे सौ थान जैसा लड्डेज का इस लेवल की पार्टी में कैसे आ सकता है? क्या हुआ अंकल, उसे अपने साथ यहाँ लेकर आए हैं? क्या बात है, मैं ली हाओ वू को बहुत अच्छी तरह जानता था। वह हुआ चिनकियत का बहुत पक्का दोस्त था, या यूं कहें कि उसका चमचा था। पास्ट में हुआ चिनकियत ने मुझे जितनी भी तकलीफें दी थी, उनमें से ज्यादातर काम इसी ने किए थे। मैं इससे कोई बात नहीं करना चाहता था। मैं भी सोचूं कि इतना घटिया टेस्ट किसका हो सकता है, तो वो तुम हो। तुम्हारी मॉम एक छोटे से गांव की रहने वाली गंवार औरत थी, तो तुम्हारे जैसा बदतमीज बेटा पैदा होना लाजमी है। वैसे भी तुम्हारी माँ तो बहुत पहले ही मर चुकी थी, संस्कार कहाँ से आते? मैं जानता था कि उसकी जुबान बहुत गंदी है, लेकिन आज उसने मेरी मॉम का अपमान करने की हिम्मत की थी। सबके सामने किसी की मॉम के बारे में ऐसी बकवास करना, क्या आपके पास बहुत अच्छे संस्कार हैं? क्या आपको किसी ने तमीज नहीं सिखाई? लेडीज एंड जेंटलमैन, जरा इधर देखिए। यह सो थान है जो घर पर अपनी सौतेली मॉम्स ऑफ अपने बड़े भाई को हमेशा परेशान करता था। मैंने देखा कि आसपास के लोग हमारे बारे में फुसफुसाने लगे थे, और आज यह लड़का इस पार्टी में एक फेक डिजाइनर सूट पहन कर आया है। ये फेक नहीं है, मैं इसको मेरे लिए कभी कोई फेक चीज नहीं चुन सकती। अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो? क्या तुम्हें मालूम है कि पूरे देश में इस डिजाइन का सिर्फ एक ही ओरिजिनल पीस है? तुम्हारा ये सूट कहां से आया? अगर इसका सिर्फ एक ही पीस है तो फिर आपने यकीनन इस लडचके का सूट ही फेक है। हाओ वो भाई का सूट नकली नहीं हो सकता। ली हाओ वो की आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी। मैं भला कोई फेक सूट क्यों खरीदूंगा? अच्छा, तो आपका मतलब है कि मैं खुद अपने ही बनाए डिजाइन को नहीं पहचान सकती? क्या तुमने क्या कहा? क्या इस लिमिटेड एडिशन सूट का डिजाइन खुद को लैंग ही ने तैयार किया था? थान, पार्टी अभी काफी लंबी चलेगी, तुम पहले थोड़ा कुछ खा लो। मैंने उस लडडेचकी की तरफ देखा और मेरे दिल का गुस्सा अब पूरी तरह से लाचारी और आंसुओं में बदलने लगा था। ली हाओ वू को अब एहसास हुआ कि वह कौन थी। तुमको लैंग ही हो? क्या यह को फैमिली की वही सातवीं बेटी नहीं है जिसे कोई पसंद नहीं करता? ऐसा मत कहो, आजकल इसके कॉन्टेक्ट्स काफी अच्छे चल रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ डचता है? एक बार को फैमिली की दादी जी ने अपना हाथ खींच लिया तो ये कहीं की नहीं रहेगी। ये सब बातें सुनकर मेरे हाथ की मुट्ठी कसने लगी, लेकिन तभी को लैंग ही ने मेरा हाथ पकड़ टीएच लिया। उसके चेहरे की शांति पर इन लोगों की बकवास का कोई असर नहीं हो रहा था। तुमने अभी कहा ना कि ये सूट फेक है और ये डिजाइन मेरा नहीं है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही?
ली हाओ वू को लैंग ही के इस कड़ी डीएचए अंदाज के सामने चुप हो गया। बहुत अच्छे, एक तो फेक कपड़े पहनकर आया है और दूसरी झूठ बोलने में माहिर है। तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम खुद को इस सूट का डिजाइनर बता रही हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सच में तारीफ के काबिल है। तभी इस पार्टी के होस्ट दुओंग चिन नगवान आगे बढ़े। मिस को, आप आ गई। मन ही मन मैं बस अपना सामान लेकर यहां से निकलना चाहती थी, लेकिन आखिरकार हमारा सामना हो ही गया। मिस्टर दुओंग, ये मेरा मंगेतर है, सोथान। दुओंग चिन नगवान के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। मंगेतर? क्या को लैंग ही लड़कियों और लड़कियों से हमेशा दूरी बनाकर नहीं रखती थी? नहीं, मैं इस छोटे से लड़के से हार नहीं मान सकता। मिस को, ऐसा लगता है कि आप यहाँ किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई हैं। वैसे ये लड़की का कौन है? मैंने तो इसे अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं किया था। मिस्टर दुओंग, ये लड्डच का आपकी इस शानदार पार्टी में एक डुप्लीकेट सूट पहनकर आया है। मुझे तो शक है कि इसका इनविटेशन कार्ड भी नकली है। अच्छा, तो तुम्हारी नजर में फेक कपड़े पहनने वाले के साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? इसे तुरंत इस पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए और हमारे सर्कल की किसी भी पार्टी में इसके आने पर हमेशा के लिए बैन लगा देना चाहिए। दुओंग चिन नगवान ने अपना सिर हिलाया और सहमति दी। मैंने भी यही सोचा था। गार्ड्स कहाँ हैं? इस महाशय को तुरंत बाहर का रास्ता दिखाइए। हे, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैंने इसे बाहर निकालने के लिए कहा था, मुझे नहीं, उसे बाहर निकालो। ली हाओ वू ने घबराकर मदद के लिए दुओंग चिन नगवान की तरफ देखा, जो खुद उस सूट के असली डिजाइनर के सामने बेबस खटखटा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक फेक सूट पहनकर यहां आओ और दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाओ? ली हाओ वो पूरी तरह सन्न रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस सूट का डिजाइनर कोई इंटरनेशनल मास्टर नहीं था? मैं तो बस को फैमिली की एक मामूली और गुमनाम सातवीं बेटी हूँ। आपकी इस तारीफ के लिए थैंक यू। मास्टर कहलाने के काबिल तो मैं नहीं हूं, ये बस मेरा एक छोटा सा शौक है। नहीं, ये नामुमकिन है। इस सूट को खरीदने के लिए मैंने 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। ये फेक कैसे हो सकता है? आसपास खैटीडीडिन लोग अब ली हाओ वू पर खुलकर हंसने लगे और आपस में कानाफूसी करने लगे। कितना गंवार है, सिर्फ 10 लाख रुपए में कोई ऐसा ओरिजिनल सूट खरीद सकता है क्या? देखो तो, खुद चोर है और दूसरों पर उंगली उठा रहा था। और वैसे भी फेक तो आखिर फेक ही होता है। उस लाड डचके को देखो, उसने ओरिजिनल पहना है तो उसका लुक कितना गॉर्जियस और क्लासिक लग रहा है। मैंने दुओंग चिन नगवान की तरफ देखा और मेरे दिल में एक हल्की सी घबराहट होने लगी। मिस को और ये आदमी एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे। यकीनन मिस को जैसी परफेक्ट लाडी डेचकी के आसपास हमेशा ऐसे ही रईस और कामयाब मर्द रहते होंगे। क्या सोच रहे हो? भीड़ के हटते ही को लैंग ही ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास सीट पर बिठाया। मिस को सच में बहुत टैलेंटेड है। थान, तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, या फिर तुम्हें जलन हो रही है? यह सोचते ही को लैंग ही का मूड बहुत अच्छा हो गया। थान, तुम्हारे तो वो वार्डरोब के सारे कपड़े डीडे खुद मैंने अपने हाथों से डिजाइन किए हैं, समझे? वो सारे के सारे सूट मेरे ही बनाए हुए हैं। दुओंग चिन नगवान असल में इस पार्टी के जरिए को लैंग ही के करीब आना चाहता था, लेकिन पलक झपकते ही को लैंग ही वहां से गायब हो गई। और जब उसने उसे ढूंढा तो उसने ये सीन देखा। उसकी यादों में जो लड डचकी हमेशा बर्फ की तरह ठंडी और दूर रहने वाली थी, वह इस वक्त अपने पास बैठे लड डके को देखकर इतनी प्यारी मुस्कान बिखेर रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ नरमी थी। दुओंग चिन नगवान का दिल एक पल के लिए बैठ गया और फिर वह पूरी तरह जलन से भर उठा। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को पास बुलाया और उसके कान में कुछ हिदायतें दी। स्लैश ऑक्शन का सीन पार्टी के अगले हिस्से में नीलामी शुरू हुई। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला आइटम हुआ फैमिली के छोटे साहब हुआ चिनकेत की तरफ से डोनेट किया गया एक बेहद जेट पेंडेंट है। इसका टेक्सचर बहुत ही नाजुक है और इस पर बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है। और सबसे खास बात, यह लॉकेट खुद हुआ साहब हमेशा अपने पास रखते थे। इसकी शुरुआती कीमत 50 लाख रुपए से शुरू होती है। 1 करोड़ रुपए। दुओंग चिन नगवान ने सीधे बोली लगाई। सब लोग हैरान होकर पीछे मुद्दने लगे कि आखिर वह कौन बेवकूफ है जो इस मामूली लॉकेट के इतने पैसे दे रहा है। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। 1 करोड़ रुपए एक बार, 1 करोड़ रुपए 2 बार, 1 करोड़ रुपए। हाथ में पकड़ा छोटा हथौड़ा जैसे ही ऊपर उठा, उसने एक चाल चली। 1 करोड़ रुपए और 1 रुपया। उसने बहुत ही घमंड से अपना सिर घुमाया और को लैंग ही को चिढ़ाने के लिए आंख मारी, लेकिन उसने देखा कि को लैंग ही ने उसकी तरफ नजर उठाकर देखा तक नहीं। 5 करोड़ रुपए। को लैंग ही ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना बोर्ड ऊपर उठा दिया। यह देखकर मेरी हथेलियों में पसीना आ गया। 5 करोड़ रुपए। बाद में मुझे ये सारे पैसे मिस को वापस लौटाने होंगे, लेकिन क्या मैं कभी इतने पैसे चुका पाऊंगा? दुओंग चिन नगवान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। नीलामी खत्म हो चुकी थी। थान, जाओ और उस लॉकेट को रिसीव कर लो। मिस्टर दुओंग, ऐसा लगता है कि आजकल आपके पास बहुत ज्यादा फालतू वक्त है। मैं फ्री नहीं हूं लैंग ही, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। यह तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे भी मिस्टर दुओंग से कुछ कहना है। तो फिर चलो किसी दूसरी शांत जगह पर चलकर बात करते हैं। मिस्टर दुओंग, मैं अब एक मंगेतर वाली लाड डचकी हूं। अगर आपकी किसी हरकत की वजह से मेरे मंगेतर का मूड खराब हुआ तो मेरा बर्ताव आपके साथ पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहेगा। सालों पहले मैंने को लैंग ही को हासिल करने के लिए ना जाने कितने जाल बुने थे और कितनी साजिशें रची थीं। भले ही बाद में मेरे घर के बड्डों ने मुझे जबरदस्ती रोक दिया था, लेकिन मेरा दिल आज भी हार मानने को तैयार नहीं है। लैंग ही, उस वक्त जो कुछ भी हुआ वह मेरी गलती थी। क्या तुम मुझे खुद को साबित करने का एक और मौका नहीं दे सकती? तभी अचानक को लैंग ही को अपने बदन में एक अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। उसे तुरंत याद आया कि पार्टी शुरू होने से पहले उसने चंपेन का एक ग्लास पिया था। यकीनन ये दुओंग चिन नगवान की ही कोई घिनौनी चाल थी।
उसने अपनी उस कमजोरी और बेचैनी को छुपाया और तुरंत वहां से हटकर एक सुनसान कोने की तरफ बढ़ने लगी। इधर मैं हॉल के बाहर को लैंग ही का वेट कर रहा था, लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी वह बाहर नहीं आई। क्या किसी ने उसे अंदर रोक लिया था? मैं मुद्रकर वापस उसे ढूंढने जाने ही वाला था कि तभी को लैंग ही बहुत ही परेशान हालत में हॉल के मेन गेट से बाहर आई। जब मैं उस लॉकेट को लेने अंदर गया था तो वहां गैलरी में कोई नहीं था। आपको इतना वक्त क्यों लगा? मेरी वो घबराहट अब धीरे धीरे उदासी में बदलने लगी थी। मुझे लगा कि मिस को और मिस्टर दुओंग यहाँ से चले गए हैं और आप मुझे यहीं अकेला छोड़ दिया गई हैं। आप दोनों कहाँ गए थे और इतनी देर क्यों लगाई? मुझ में गुस्सा होने की हिम्मत नहीं थी। उन लोगों ने मुझसे कहा कि वह लॉकेट यहाँ नहीं है और मुझे उसे लेने दूसरी जगह जाना होगा, और फिर बाद में कहने लगे कि वह मिल नहीं रहा है और मुझे वेट करने के लिए कहा। मिस को, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? थान, मुझे घर ले चलो। मैंने बिना एक पल गंवाए तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया और पार्किंग एरिया की तरफ तेज कदमों से दौड़ ढपढ़ा। विला के गेट पर कार रुकते ही मैं उसे उठाकर सीधे लिविंग रूम के अंदर ले आया। वह अपने बदन की उस बेचैनी और ट्रक के असर को कम करने के लिए तुरंत गर्म पानी के शॉवर के लिए चली गई। अंकल ट्रान, मिस को अचानक क्या हुआ है? अंकल ट्रान ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मेरे कान में धीरे से कुछ बातें कही। उनकी बात सुनते ही मुझे पूरी सिचुएशन समझ आ गई। मैं वापस बेडरूम की तरफ गया और दरवाजे पर दस्तक दी। मिस को, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन के बाद से को लैंग ही को एहसास हुआ कि अब मेरे अंदर का डर थोड़ा कम होने लगा है और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मिस को, मैं हॉस्पिटल जाकर दीदी तो हुआ कीत की मॉम से मिलना चाहता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? ठीक है, तो अंकल ट्रान तुम्हें अपनी कार से 6 DDH देंगे। मुझे बाद में कंपनी का कुछ जरूरी काम निपटाना है। तुम्हारा यह दिल तो हमेशा बाहर भागने के लिए तैयार रहता है, लेकिन याद रखना कि शाम को टाइम से घर वापस आना है। हॉस्पिटल पहुंचकर मैं अभी दीदी तो के वार्ड के पास पहुंचा ही था कि अंदर से हंसने, खिलखिलाने और शोर मचाने की आवाजें आने लगीं। हॉस्पिटल वार्ड का सीन। थान, आखिरकार तुम मुझसे मिलने आ ही गए। लुआन का, नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते छोटे भाई। लुआन का, आपका बहुत बहुत थैंक यू। उस दिन बार में हमारी हेल्प करने के लिए मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। अरे कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। चलो अब यहाँ आओ और हमारे साथ कार्ड्स का खेल शुरू करो। पहले राउंड में मुझे बस खेल के नियम और तरीके समझने पड़ दिए, लेकिन उसके बाद के सारे राउंड्स में इतनी आसानी से जीतने लगा कि उन दोनों के होश उड़ DDH गए। आखिर उनके हाथों में कौन से कार्ड्स हैं यह तो उनकी एक नजर देखकर ही मुझे साफ पता चल जाता था। हॉस्पिटल वार्ड का सीन ताश के पत्तों को इतनी तेजी से जीतते देखकर हुआ कि अपनी हंसी नहीं रोक पाया। थान, कोडिंग लिखना तो तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है ही, लेकिन तुम ताश खेलने में भी इतने उस्ताद निकलोगे ये मैंने नहीं सोचा था। मानना पड़ेगा, तुम सच में होने वाले कॉलेज टॉपर हो। वेस्ट यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का यह दिमाग ऐसा चलता है मानो अंदर कोई ऑटोमेटिक एल्गोरिदम सिस्टम फिट हो। तुम तो ऐसे खेल रहे हो जैसे कोई हैक का यूज कर रहे हो। थान का यह दिमाग सच में भगवान का दिया हुआ कोई अनमोल तोहफा है। मैंने उन दोनों के साथ काफी देर तक बातें की, लेकिन हंसने हंसाने के बीच मेरे दिल में दबे वो 2 पुराने दर्द फिर से धीरे से उभर आए। मेरा यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर और फीस वाला बैंक कार्ड अब तक मुझे वापस नहीं मिला था, और मॉम का वो पुराना नक्काशीदार बॉक्स, पता नहीं वह इस वक्त कहाँ और किस हाल में होगा। वो बॉक्स ही मेरी उस मॉम की आखिरी निशानी थी जिन्हें मैं जिंदगी में कभी देख नहीं पाया। हुआ कीत और झाओ लुआन से विदा लेकर मैं वार्ड से बाहर आया। अंकल ट्रान बाहर कार में मेरा वेट कर रहे थे। मैं चुपचाप कार में बैठकर वापस विला की तरफ निकल पड़ा। विला पहुंचते ही मैंने देखा कि को लैंग ही बहुत ही शांत होकर सोफे पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। थान, तुम वापस आ गए? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। मिस को, मेरा यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर और फीस का बैंक कार्ड अभी तक वापस नहीं मिल पाया है, और मेरी मॉम का वो बॉक्स, मैं उसे भी वापस पाना चाहता हूँ। बुद्धू लड्डच के। कुलैंग ही ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थाम लिया। मुझे सब मालूम है, आगे से तुम्हें कोई भी बात मुझसे छिपानी नहीं है, समझे? अकेले अकेले सारा बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा एडमिशन लेटर मैंने तानसांग को अपनी टीम के साथ हुआ फैमिली के घर भेजा था। कल सुबह वह तुम्हारे हाथों में होगा। और जहां तक तुम्हारी मॉम के उस बॉक्स की बात है, मेरे आदमियों ने उस कलेक्टर से कांटेक्ट कर लिया है। बहुत जल्द उसे पूरी हिफाजत से खरीदकर तुम्हारे पास पहुंचा दिया जाएगा। मिस को, एक बार मेरा कॉलेज शुरू हो जाए तो मैं पूरी जान लगाकर अपनी रिसर्च और प्रोजेक्ट्स पर काम करूंगा। आप मेरे लिए जितने भी पैसे खर्च कर रही हैं, मैं वादा करता हूं कि एक एक रुपया आपको वापस लौटा दूंगा। हम दोनों के बीच इस तरह की पराई बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वो शख्स हो जिसे मैंने अपने दिल में जगह दी है, इसलिए तुम्हारी हर ख्वाहिश अब मेरी अपनी जिम्मेदारी है। वैसे अभी अंकल ट्रान मुझे बता रहे थे कि तुम्हारा लॉजिकल दिमाग बहुत शानदार है। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आगे बढ़ोगे तो तुम सच में पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करोगे। मैंने अंकल ट्रान को अपने दिल का वो पुराना डर और घबराहट बताई थी जो मुझे अक्सर बेचैन कर देती थी। फिक्र मत करो, डॉक्टर मान गया तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स चेक कर रही हैं। तभी को लैंग ही के फोन पर डॉक्टर मान गया का कॉल आया। लैंग ही, मैंने और प्रोफेसर ने सौ थान की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स और केस स्टडी का पूरा एनालिसिस कर लिया है। आखिरकार हमें असली वजह मिल गई है। थान के दिल की धड़कनें बचपन से ही बहुत मजबूत थीं, लेकिन हुआ फैमिली के घर में उसने सालों तक जो जुल्म और तकलीफें झेली हैं, टाइम पर खाना न मिलना और उसकी दादी द्वारा उसके दिमाग में जो सेल्फ डाउट भरी गई थी, उस घुटन भरे माहौल में सालों तक रहने की वजह से उसके दिल पर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर बन गया। यही वजह है कि वह अक्सर कमजोरी महसूस करके बेहोश हो जाता था। यह कोई बलाई बीमारी नहीं है, बल्कि सालों के मानसिक टॉर्चर का असर है।
डॉक्टर की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो अचानक होने वाली घबराहट, वो चक्कर आना और सांसों का रुकना, वह इसलिए नहीं था कि मैं बचपन से कमजोर या बीमार था, बल्कि वह हुआ फैमिली के लोगों द्वारा सालों तक किए गए टॉर्चर का नतीजा था। तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला अब से मैं करूंगी। आज के बाद तुम्हें कभी भी अकेले किसी भी चीज को सहने की जरूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर मान गया से कहकर तुम्हारे लिए एक खास आयुर्वेदिक हर्बल टॉनिक तैयार करने को कहा है, जिससे तुम्हारी सेहत धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाएगी। थान, अब सब ठीक है। तभी तान सांग तेजी से कमरे के अंदर आया। बड़ी साहिबा को फैमिली की ओल्ड लेडी दादी के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। वह को फैमिली के मेन बिजनेस और एसेट्स को धोखे से बाहर ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही थी और बाहरी दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे खानदान को नुकसान पहुंचा रही थी। सबूत बिल्कुल पक्के हैं। पहले मैंने उनके बुढ़ापे और रिश्ते का लिहाज करके उन्हें सुधरने का एक मौका दिया था, लेकिन उनकी यह हिम्मत कि उन्होंने मेरे थान को परेशान करने की कोशिश की। अब इस ओल्ड लेडी पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। 3 दिन बाद शेयर होल्डर्स मीटिंग। 3 दिन बाद को फैमिली के शेयर होल्डर्स की ग्रैंड मीटिंग बुलाई गई। कोलैंग ही ने पूरी मीटिंग के सामने उन पुख्ता सबूतों और फाइलों को टेबल पर रख दिया जिनमें ओल्ड लेडी द्वारा सालों से किए जा रहे घोटालों और धोखेबाजी का एक एक काला चिट्ठा दर्ज था। कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स ने सच को अपनी आंखों से देखा और सर्वसम्मति से वोटिंग करके ओल्ड लेडी के सारे राइट्स, शेयर्स, प्रॉपर्टी और दुकानों को हमेशा के लिए जब्त कर लिया। जिस दादी ने अपनी आधी जिंदगी सिर्फ को फैमिली पर अपना कंट्रोल बनाए रखने की साजिशों में बिता दी थी, वह आखिर में पूरी तरह कंगाल हो गई। अब उनके पास न तो कोई पैसा बचा था और न ही कोई रुतबा। वह चुपचाप शहर के एक बेहद शांत और दूर इलाके के छोटे से मकान में अकेली रहने के लिए चली गई। इसके कुछ ही दिनों बाद तानसांग विला में आया और उसने मेरा एडमिशन लेटर और फीस का बैंक कार्ड मेरे हाथों में सौंप दिया। मैंने कांपते हुए हाथों से उस पेपर को छुआ। थान, तुम्हारे कॉलेज के पहले दिन मैं खुद तुम्हें वेस्ट यूनिवर्सिटी छोड़ने जाऊंगी और मैंने तुम्हारे कॉलेज के पास ही एक बेहद शांत और आलीशान अपार्टमेंट का इंतजाम किया है, ताकि तुम्हारी लैब रिसर्च और पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले तुम वहां बैठकर अपनी पसंद की कोडिंग और प्रोग्रामिंग कर सकते हो। कुछ ही दिनों में तानसांग ने एक और बड़ी खबर दी। हुआ चिनकियत का वो पुराना स्कैंडल अब पूरे सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट बन चुका था। जिस स्टार इमेज को उसने सालों की मेहनत से खटीठा किया था, वह एक ही रात में पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। उसके सारे ब्रांड एंडोर्समेंट, मूवीज और कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए गए। इंटरनेट पर उसके खिलाफ नफरत की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ गई। इसके साथ ही हुआ फैमिली द्वारा सो थान की मॉम की निशानियों को बेचने और सालों तक उस पर किए गए घरेलू टॉर्चर के सारे सबूत भी मीडिया के सामने आ गए। बिजनेस वर्ल्ड के सारे पार्टनर्स ने हुआ फैमिली की कंपनी के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ दिए और उनकी फंडिंग पूरी तरह रुक गई। सिर्फ आधे महीने के अंदर हुआ फैमिली का पूरा बिजनेस बैंकरप्ट हो गया। उन्हें अपना आलीशान विला छोड़ कर एक बेहद छोटे और पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ता और वो नौकरानी जो विला में थान को हमेशा परेशान करती थी, अब सडक डिस्को पर मामूली काम ढूंढने के लिए भटक रही थी। और जहां तक ली हाउ वू की बात है, जिसने चैरिटी पार्टी में सबके सामने मेरा अपमान किया था और फेक सूट पहनकर घमंड दिखा रहा था, उसका वो झूठ सबके सामने आने के बाद पूरे बिजनेस और फैशन सर्कल ने उसे पूरी तरह बॉयकॉट कर दिया। अब हर कोई उससे दूरी बनाकर रखता था। टुओंग चिन नगोवान, जिसने मेरे और को लैंग ही के बीच दूरियां पैदा करने की साजिश रची थी, वह भी पूरी तरह नाकाम रहा और उसका पूरा नाम और रुतबा मिट्टी में मिल गया। मेरे दिल और दिमाग पर सालों से छाया वो डर का काला साया अब हमेशा के लिए दूर हो चुका था। शादी और नया सवेरा। कॉलेज शुरू होने से पहले के उन दिनों में कोलैंग ही हर वक्त मेरे साथ रहती थी और मेरी सेहत का ख्याल रखती थी। सुबह सुबह वह खुद अपने हाथों से गर्म हर्बल टॉनिक लेकर आती थी। मेरे पास बैठकर देखती थी कि मैं उसे पूरा पी रहा हूं या नहीं, और फिर मेरे मुंह का कटीडीडूपन दूर करने के लिए मुझे मीठी कैंडी खिलाती थी। दोपहर के वक्त वह मेरा हाथ थामकर अपने विला के खूबसूरत गार्डन में मुझे धीरे धीरे टहलाने ले जाती थी, जिसे उसने खुद अपने हाथों से डिजाइन किया था। थान, तुम्हें जिंदगी में हर किसी के सामने झुकने या पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को छोटा मत बनाओ। उसने धीरे धीरे मेरे अंदर बसी उस हीन भावना और डर को पूरी तरह से धो दिया जो मेरी रग रग में समा चुका था। उसने मुझे सिखाया कि मैं अपनी काबिलियत और अपनी इस कामयाबी के पूरी तरह हकदार हूं। दिन के वक्त मैं स्टडी रूम में बैठकर अपनी कोडिंग लिखता था और कोलैंग ही मेरे बिल्कुल सामने बैठकर अपने नए पार्टी सूट्स के स्केच तैयार करती थी। काम के बीच जब हमारी नजरें एक दूसरे से मिलती थीं, तो बिना कुछ कहे ही हमारे दिलों में एक बेहद प्यारी और गहरी मोहब्बत का एहसास तैर जाता था। 1 महीने बाद उस कलेक्टर ने वादे के मुताबिक मॉम का वो कीमती रत्नों से जड्डा बॉक्स हमारे विला में भेज दिया। जब मैंने उसे खोला तो अंदर मेरी मॉम की जवानी के दिनों की एक बेहद खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर रखी हुई थी। उस तस्वीर के नीचे एक छोटा सा नोट था। सालों तक तुम्हारे साथ न रह पाने का मुझे बेहद अफसोस है मेरे प्यारे थान। मेरी दुआ है कि मेरे थान की जिंदगी हमेशा खुशियों और कामयाबी से भरी रहे। उस पेपर को छूते ही मेरी आंखें नम हो गईं। मॉम, आपकी इस ख्वाहिश को अब मैं पूरा करूंगा। मैं हमेशा इसके साथ रहकर इसकी हिफाजत करूंगा। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी ही बाहों में बिताऊंगा। लैंग ही। टाइम पर दवाइयां लेने और को लैंग ही के प्यार की वजह से मेरे बदन में सालों से जमी वो कमजोरी और बीमारी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। मेरा चेहरा और मेरी सेहत अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और चमकदार हो चुके थे। कॉलेज के पहले दिन मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम थी कि अब मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है जो पूरी दुनिया के सामने सिर्फ मेरा साथ देगा। मैं इस दुनिया की हर खुशी और हर नरमी के पूरी तरह काबिल था। कॉलेज शुरू होते ही मैंने अपनी पढ़ाई के एक एक चैप्टर को पूरी तरह से अपने दिमाग में सेट कर लिया।
क्लास खत्म होते ही मैं लैब में जाकर अपनी कोडिंग और रिसर्च में डूब जाता था। अपनी बेहतरीन लॉजिकल रीजनिंग की वजह से मुझे यूनिवर्सिटी के टॉप कोर रिसर्च ग्रुप में शामिल कर लिया गया, जिसकी वजह से मुझे बाकी के ऑप्शनल क्लासेस से छूट मिल गई। जब भी मैं घर पर फ्री होता, मैं लैंग ही के साथ बैठकर उसके बिजनेस और कंपनी के काम में उसका हाथ बंटाता था। कभी कभी मैं अपने इंजीनियरिंग नॉलेज की मदद से उसकी कंपनी के स्मार्ट डिवाइसेस के मुश्किल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देता था, जिससे मैं धीरे धीरे उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर बन गया। सालों का वक्त पलक झपकते ही गुजर गया। कॉलेज के आखिरी साल में मेरे द्वारा खुद डेवलप किए गए एक स्मार्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम ने नेशनल स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीता। थान, मेरी जिंदगी में तुम्हारा आना ही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशकिस्मत है। पास्ट के वो सारे साल, वो सारा अकेलापन, वो आंसू और वो दर्द इस मोमेंट पर आकर हमेशा के लिए हवा में धुएं की तरह गायब हो चुके थे। पुराने दिनों में मैं एक ऐसा लड़यच का था जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, जिसे हर कोई अपने पैरों तले रौंदने की कोशिश करता था, जो हर दिन लोगों की नफरत और ताने सहता था, और जिसने सोच लिया था कि उसे पूरी जिंदगी इसी तरह एक अंधेरे कोने में घुट घुट कर बितानी पड़ेगी। लेकिन को लैंग ही से मिलने के बाद उसने मुझे मेरा खोया हुआ हर हक वापस दिलाया, मेरी मॉम की आखिरी निशानियों को ढूंढा, मुझे खुश रहना सिखाया, खुद से प्यार करना सिखाया, और मेरा हाथ थाम कर मुझे एक ऐसे सुनहरे फ्यूचर की तरफ लेकर आई जो सिर्फ मेरा था। को फैमिली के अंदर का सारा तूफान अब पूरी तरह शांत हो चुका था। ओल्ड लेडी अब उस छोटे से मकान में अकेली रहकर अपनी गलतियों पर पछता रही थी। उनके अंदर अब कोई साजिश रचने की ताकत नहीं बची थी। हुआ फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। उनकी अब इतनी औकात नहीं थी कि वे हमारे आसपास भी भटक सकें। हमारे साथ हमेशा मेरे वो पक्के दोस्त खटी डीहे थे, और जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था वे सब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे थे। यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के बाद न्यू ईयर की उस खूबसूरत रात को हमारा बैकयार्ड गार्डन आसमान के सितारों की रोशनी से जगमगा रहा था। मैंने धीरे से को लैंग ही का हाथ अपने हाथों में लिया। लैंग ही, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने बिना एक पल की देरी किए बहुत ही प्यार और गर्व से अपना सिर हिलाया। हाँ, थान। वसंत के खूबसूरत फूलों से सजे उस ग्रैंड वेडिंग हॉल में मैंने अपनी जेब में रखे मॉम के उस लॉकेट को अपने हाथों में कसकर पकड़ डीएच लिया, जिसे मैंने खोकर वापस पा लिया था। मैं रेड कारपेट के आखिरी छोर पर खट्टा था, और कोलैंग ही अपनी खूबसूरत वेडिंग ड्रेस में मेरी तरफ बढ़ रही थी। थान, पास्ट में तुम बहुत अकेले थे और तुमने बहुत ज्यादा दर्द झेला है, लेकिन तुम्हारी इस बची हुई पूरी जिंदगी में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। लैंग ही ने मेरा हाथ पूरी ताकत से थाम लिया। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसे सुकून और ऐसी खुशियों का सपना भी नहीं देखा था। तुम ही मेरी जिंदगी का वो उजाला हो जिसने मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाला है। इस जन्म में मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ दूंगा। मेरे प्यारे पति, आज से हमारी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। हम दोनों हमेशा इसी तरह खुश रहेंगे। हमारे सामने यह एक बिल्कुल नया और खूबसूरत सवेरा है। हमारे पास्ट के वो सारे आंसू, वो सारा दर्द अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अब हमारे सामने सिर्फ खुशियों, कामयाबी और प्यार से भरी एक नई और आलीशान जिंदगी थी जो सिर्फ हम दोनों की थी। शादी के बाद मैंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ खुद का एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी स्टूडियो शुरू किया। कोलैंग ही ने मेरे हर सपने और हर ख्वाहिश का बिना किसी शर्त के पूरा सपोर्ट किया। हम दोनों एक दूसरे की ढाल बनकर आगे बढ़ते रहे। जब भी हमें काम से फुर्सत मिलती, हम दोनों अपने गार्डन में लगे पौधों की देखभाल करते। शाम के वक्त सोफे पर एक दूसरे की बाहों में लेटकर आने वाले कई सालों के सुकून और इस खूबसूरत सफर की प्लानिंग करते। जो लड़का कभी जिंदगी के उस बेइंतहा अंधेरे में कैद था, जहां उसकी फिक्र करने वाला कोई नहीं था, आज उसे उसकी वो प्यारी और खूबसूरत हमसफर मिल चुकी थी जिसने उसे अपने दिल में बसाया था, और जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। दिल में दबी वो सारी पुरानी गांठें, वो सारे पुराने दर्द और वो सारे अफसोस अब हमेशा के लिए एक बेहद खूबसूरत और परफेक्ट एंडिंग के साथ खत्म हो चुके थे। बुरे लोगों को उनके कर्मों का फल मिल चुका था, और जो एक दूसरे के लिए बने थे वे हमेशा के लिए एक हो चुके थे। हम दोनों सुबह शाम हर पल एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और हमारी जिंदगी का यह सफर हमेशा इसी तरह प्यार और सुकून के उजाले से जगमगाता रहेगा। हमारी बची हुई पूरी जिंदगी अब सिर्फ खुशियों और मुकम्मल कामयाबी की एक दास्तान है। और पटकथा समाप्त, दी एंड।